दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दबाइए इस बेल आइकन को, जिससे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। हम लोग सीधे सीधे भाषा शिक्षण के सिद्धांतों की बात करते हैं। महत्वपूर्ण क्या बातें हैं इसमें समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखिए, इसमें क्या ध्यान रखना है कि भाषा शिक्षण के सिद्धांतों की अगर हम बात करेंगे तो एक तो आ जाएगा आपका क्रियाशीलता द्वारा सीखने का सिद्धांत, या क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत भी कहते हैं इसको हम लोग। क्रियाशीलता का सिद्धांत कह सकते हैं इसको, या हम इसको क्या कह सकते हैं, अब इसको हम जो है करके सीखने का सिद्धांत भी कह सकते हैं। करके सीखने का सिद्धांत यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो, वही चीज़ है ये करके सीखने का सिद्धांत। अभी हम इस पे डिस्कस कर लेंगे, एक बार आप नोट कर लीजिए जल्दी से जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। इसके साथ साथ और हम क्या बात कर सकते हैं, जीवन से जोड़कर सीखने का सिद्धांत या जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। जीवन से जोड़कर सीखने का सिद्धांत। ठीक, जीवन से जोड़कर सीखने का सिद्धांत कि जो भी विषय हम सिखाएं बच्चों को वो जीवन से रिलेटेड हो, उनके रियल लाइफ से रिलेटेड हो। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, मान लीजिए, तो इसमें जो है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत का मतलब क्या हो गया, इंटरेस्ट होना चाहिए बच्चों का। मतलब अब जब सिखाएं बच्चों को तो ध्यान में ये रखना है कि जो भी कंटेंट हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस भी तरीके से हम उनका करिकुलम प्लान कर रहे हैं, या जो हमारा टीचिंग का मेथड है वो, या फिर हम कहें कि जो हम एक तरीके से इंस्टांसेस ले रहे हैं, एग्जांपल्स ले रहे हैं, जो गतिविधियों का चयन हम कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं ऐसा हो जिससे कि बच्चों में रुचि जागृत हो सीखने के प्रति, वो सीखना चाहें, वो कहीं न कहीं बोझिल प्रक्रिया ना बने, आकर्षक और एक अट्रैक्टिव प्रोसेस हो टीचिंग लर्निंग का, और उसके माध्यम से उनको हम सिखा सकें। इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो नियोजन का सिद्धांत, या हम एक पहले कर लेते हैं स्वाभाविकता का सिद्धांत। स्वाभाविकता का सिद्धांत यानी जो भी कौशल हैं भाषा के, ठीक है, उन कौशलों को जो है हमें एक निश्चित जो उनका प्रारंभिक क्रम है, जो उनके प्रारंभ होने का एक क्रम है, उस क्रम में ही आगे बढ़ाना चाहिए, उसी क्रम में ही सिखाना चाहिए। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखनी है, देखो, व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत जो हमने इंक्लूसिव एजुकेशन में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत हम इसको कह सकते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन में भी हमने पढ़ा हुआ है इसको। इसके अतिरिक्त अगर हम मान लीजिए ध्यान दें यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं सामान्य वार्तालाप का सिद्धांत, या बातचीत का सिद्धांत, या हम इसको कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिस्कशन, यानी कि बोलचाल का सिद्धांत, बातचीत का सिद्धांत, कि बच्चों को हम बातचीत के माध्यम से सिखाएं। ठीक है ना, उनको हम एक तरीके से इस रूप में सिखाएं कि वो प्रयोग करना सीख सकें व्यवहारिक रूप से, है ना। व्यवहारिकता का सिद्धांत भी हम इसमें एक डाल सकते हैं, लिख लीजिए व्यवहारिकता। व्यावहारिकता का सिद्धांत। व्यावहारिकता का सिद्धांत यानी कि प्रैक्टिकलिटी। ठीक है, व्यवहारिकता का सिद्धांत यानी कि प्रैक्टिकलिटी या बिहेवियरल होना चाहिए, जो भी भाषा का अधिगम होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। तो बेसिकली कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा हम इसमें चाहे तो लिख सकते हैं, देखिए, पुनरावृत्ति का सिद्धांत है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत यानी रिपीटिशन का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत भी कह सकते हो आप इसको। पुनरावृत्ति का सिद्धांत, ठीक है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत का मतलब क्या हो गया, रिपीटिशन। रिपीटिशन के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए। अनुपात का सिद्धांत भी है, अगर हम कहना चाहें तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अनुपात का सिद्धांत। रेशियो यानी कि जो भी कौशल है भाषा के, उन सबका एक अनुपात विकसित करने की जरूरत है, यानी सबको हमको फोकस करने की जरूरत होती है। कोई एक कौशल पे ध्यान देने से काम नहीं चलेगा, है ना। अनुपात और क्रम जिसको हम कह सकते हैं। और अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं एक तरीके से, मैं भी रिपीट कर देता हूँ साइमा सारा ही, एक तरीके से हम ये भी इसमें शामिल कर सकते हैं, सामाजिक तथा
लोकतांत्रिक सामाजिक तथा लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। सामाजिक तथा लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। ठीक, अब देखिए मुख्य रूप से इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो भाषा शिक्षण के सिद्धांत है महत्वपूर्ण वो क्या है। तो सबसे पहली बात हमने क्या लिखी, क्रियाशीलता का सिद्धांत या करके सीखने का सिद्धांत। इसी को इंग्लिश में हम क्या पढ़ते हैं, देखिए लर्निंग बाई डूइंग करके पढ़ते हैं, लर्निंग बाई डूइंग मेथड, लर्निंग बाई डूइंग मेथड के नाम से आप पढ़ते हो। और ये सिद्धांत किसने दिया है, इसी को आप प्लेवे मेथड भी से जोड़ सकते हो। जो किंडरगार्टन मेथड ऑफ लर्निंग है उसी के अंदर अगर हम देखें तो प्लेवे मेथड जो है आता है। तो प्लेवे मेथड किसने दिया हुआ है, फ्रोबेल ने। ठीक है, फ्रोबेल ने दिया हुआ है। तो फ्रोबेल के द्वारा बताया गया जो है प्लेवे मेथड या खेल विधि द्वारा सीखना, उससे रिलेट कर सकते हो आप इसको। तो कहने का मतलब क्या हुआ, और रीचा कौन से स्टडी मटेरियल की आप बात कर रहे हो वो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन से स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज क्लियर नहीं है। ठीक है, अब देखिए फ्रोबेल ने बताया, मतलब प्लेवे मेथड के बारे में बात की है। और हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत, तो हम क्या कह रहे हैं कि भाषा शिक्षण जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिलना चाहिए। मतलब कि दे कैन डिस्कस, दे कैन टॉक, राइट। एंड अगर हम उनको ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान करेंगे भाषा के प्रयोग करने का, मतलब कि बोलने का, सुनने का, लिखने का, पढ़ने का, तो जितना ज्यादा भाषा के संबंधित प्रयोगों का हम उनको अवसर देंगे। जैसे मान लीजिए हम बात करें कि अगर उनको हम एक्टिविटीज कराते हैं, डिबेट्स में पार्टिसिपेशन कराते हैं, राइट। अगर हम उनको मान लीजिए डिबेट्स में पार्टिसिपेट कराते हैं, इफ वी आर मेकिंग देम प्रैक्टिस स्पीकिंग, इफ वी आर मेकिंग देम प्रैक्टिस राइटिंग, एंड वी आर अलाउिंग देम टू I can say explore the language skills in behavioral pattern or behavioral context, then obviously they will learn more। क्लियर हुआ, यानी कि बच्चे जो है अगर भाषा का प्रयोग करेंगे, भाषा का इस्तेमाल करेंगे अलग अलग कौशलों का, लेखन का, पठन का, भाषण का, श्रवण का, तो वो ज्यादा सीखेंगे। ठीक, जीवन से जोड़कर सीखने का सिद्धांत मतलब उनके डेली लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए। जो भी हम उनको सिखाते हैं, जो भी हम उनको सिखाते हैं वो क्या होना चाहिए, रियल लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, दैट मस्ट बी रिलेटेड टू देयर रियल लाइफ। ठीक है, वास्तविक जीवन की दुनिया से, वास्तविक जीवन के अनुभवों से जुड़ा होना चाहिए। तो जब हम कहते हैं कि वास्तविक जीवन से जुड़ा होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि कक्षा में जो अध्यापक के द्वारा मान लीजिए भाषा प्रयोग की जा रही है, जो उदाहरण भाषा के अंदर पढ़ाने के समय लिए जा रहे हैं, ठीक, जो भी विषय हम बच्चों को सिखा रहे हैं, जो कहानियां हम पाठ्यपुस्तक में शामिल कर रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं बच्चों के अनुभवों से जुड़ी होनी चाहिए, कॉन्क्रीट लेवल पे होनी चाहिए शुरुआती अवस्था में। धीरे धीरे उसको हायर लेवल पे जाके हम एब्स्ट्रैक्ट लेवल से जोड़ सकते हैं। तो मोस्टली ये कैसी होनी चाहिए, कॉन्क्रीट लेवल से रिलेटेड होनी चाहिए। और कॉन्क्रीट होगी तो क्यों होगी, क्योंकि वो बच्चों के जीवन से जुड़ा हुआ अनुभव पैदा करेगी और बच्चे उसको ज्यादा बेहतर तरीके से विजुअलाइज कर सकते होंगे, इमेजिन कर सकते होंगे और समझ सकते होंगे। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि वट एवर एग्जाम्पल्स वी आर यूजिंग इन द क्लास, वट एवर vocab we are using in the class, whatever particular you can say content is being provided, that must be related to the real life experience of the child. If that will be related with the real life experience of the child, the learners will learn more। क्लियर हुआ, ज्यादा प्रयोग करेंगे वो लोग, अगर ज्यादा जल्दी सीखेंगे। अगर हम जो भी विषय सिखा रहे हैं, खासकर भाषा के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो भाषा जो है बच्चों के जीवन से जुड़ी हुई होनी चाहिए। और इस तरीके से अगर सिखाया जाएगा तो वो उसका ज्यादा जल्दी अधिगम करेंगे, ज्यादा शीघ्र अधिगम करेंगे। रुचि का सिद्धांत का मतलब क्या हुआ कि जो शिक्षण हम कर रहे हैं वो शिक्षण जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए। आई बात समझ में। जो आपका टीचिंग मेथड है, दैट टीचिंग मेथड मस्ट बी interesting, that must be interesting, and that must be attractive, और that must engage the learner to learn। क्लियर हुआ, जैसे हमने थॉर्नडाइक के लॉज की बात की तो उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि लॉ ऑफ रेडीनेस इंपॉर्टेंट होता है कक्षा में अच्छे अधिगम के लिए। ठीक है, यानी कि अगर आप बच्चों से अच्छा अधिगम चाहते हो तो you'll have to first get the class ready to learn, and learners will be ready to learn and they will maintain their readiness level when they will be interested in your process of teaching। अगर विद्यार्थी जो है शिक्षक की जो शिक्षण की प्रक्रिया है उसमें रुचि लेगा, अगर वो उसको पसंद आएगी, तभी जो है वह सीखने के लिए तत्पर होगा और तभी आपका सिखाना यानी आपका टीचिंग करना सक्सेसफुल होगा और बच्चों के जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं वो बेहतर होंगे। क्लियर हुआ।
हीरा, वी हैव प्रोवाइडेड आंसर्स यस्टरडे 11 to 15 आई थिंक टू टॉप रैंकर्स, आई विल चेक इट अगेन। कल आप लोगों का कमेंट आया था तो बता दिया गया था वो, और प्रोवाइड किया जा चुका है शायद, मैं फिर से दिखवा लूंगा। ठीक, तो ये हो गया आपका इंटरेस्टिंग होना चाहिए टीचिंग प्रोसेस आपका। स्वाभाविकता का सिद्धांत क्या है? देखो, स्वाभाविकता का सिद्धांत का मतलब होता है, जैसे आप जानते होंगे कि जनरली जो लैंग्वेज स्किल्स हैं उनका क्रम क्या होता है, उनको स्टार्ट होने का क्रम, एक तरीके से हम बोले भाषा के जो कौशल हैं, जो भाषा के कौशल हैं, इन भाषा के कौशलों के प्रारंभ का जो क्रम है, भाषा के कौशल के प्रारंभ का जो क्रम है, वो जनरली क्या माना जाता है? बच्चा सबसे पहले जब मान लीजिए भाषा का प्रयोग करना शुरू करता है तो किस रूप में करता है? सबसे पहले वो श्रवण के रूप में भाषा का प्रयोग करता है, यानी लिसनिंग स्किल का इस्तेमाल सबसे पहले करता है, सुनता है वो अपने आसपास की ध्वनियों को। फिर हम क्या करते हैं, उसको वो इमिटेट करता है, अनुकरण करता है और बोलना शुरू करता है, यानी कि भाषण। ठीक है, यानी कि स्पीकिंग, भाषण या स्पीकिंग या बोलना। उसके बाद फिर क्या बात आती है? जब वो विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसको रिटन कंटेंट या रिटन मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, रिटन मटेरियल उसको दिया जाता है। ठीक है, वो पीडीएफ आप अपना अपलोड करो। रीचा, आपके पास जो पीडीएफ रीडर होगा ना, पीडीएफ कन्वर्टर या पीडीएफ रीडर होगा, वो अपडेटेड नहीं होगा। आप दूसरा पीडीएफ सॉफ्टवेयर अपलोड करो, फिर उसमें उस चीज को अपने सिस्टम में नया पीडीएफ सॉफ्टवेयर अपलोड कर लो, डाउनलोड कर लो, और उसके बाद आप डॉक्यूमेंट खोलोगे तो वो रीडेबल हो जाएगा। ठीक है, वो पीडीएफ की प्रॉब्लम होगी जो पीडीएफ का सॉफ्टवेयर आपके पास होगा। चलिए यहाँ पे आते हैं। तो हमने क्या बात करी, जब बच्चा जो है सबसे पहले क्या करता है, वो लिसन करता है, लिसनिंग स्किल का यूज करता है किसी भी लैंग्वेज के बारे में विकास करते समय, खासकर एक्विजिशन के प्रोसेस में। फिर उसको इमिटेट करके बोलना सीखता है। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जब वो स्कूल जाएगा तो सबसे पहले क्या करेगा, वो पठन, यानी कि अक्षरों को देखना शुरू करेगा, अक्षरों का लिखित रूप उसको दिखाया जाएगा, उससे परिचित होगा वो। ठीक है, तो उसको हम रीडिंग के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं, तो रीडिंग आ जाएगा। और उसके बाद फिर क्या आता है, उसके बाद वो उसको लिखना शुरू करता है, तो राइटिंग जो होगा वो क्या हो जाएगा, अंतिम में बच्चे के सामने आएगा। तो बेसिकली जो नेचुरल ऑर्डर है लैंग्वेज स्किल्स का, वो क्या है, LSRW, है ना। जो LSRW है, दैट इज द नेचुरल ऑर्डर ऑफ द लैंग्वेज स्किल्स टू विच इज एक्सपोज्ड टू द लर्नर। ठीक है, भाषा जब सीखना शुरू करता है कोई भी बच्चा, किसी भी भाषा के साथ जब वो इंटरैक्ट करता है, तो उस भाषा के इंटरैक्शन की प्रोसेस में वो पहले क्या करता है, पहले वो लिसनिंग, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग, देन राइटिंग, इस ऑर्डर में बच्चा भाषा से परिचित होता है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है, देखो यहीं पे जब मैं आपको बता रहा हूं तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाषा के सीखने का, यानी भाषा को एक तरीके से इस क्रम में परिचय तो बच्चे का होगा, है ना। यानी कि भाषा के जो कौशल हैं, इनके बारे में आपको एक प्रश्न हमेशा से हिंदी की पेडागोजी में आता है, आप ध्यान रखेंगे इसको एक बार को। भाषा के कौशल में हमने क्या बात किया कि इनके प्रारंभ का क्रम तो है, इनके प्रारंभ का क्रम होता है। कौन सा क्रम होता है इनके प्रारंभ का, जो हमने अभी पढ़ा, LSRW, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि आप कह सकते हो श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। लेकिन साथ ही साथ आपको दूसरी बात क्या ध्यान रखनी, देखो कि क्या इनका विकास एक निश्चित क्रम में होता है या एक साथ विकसित होते हैं ये। क्या भाषा के जो कौशल हैं, इनका प्रारंभ तो मैंने बोला कि इनके प्रारंभ का क्रम होता है कि ये कैसे कैसे शुरू होंगे बच्चे के जीवन में, लेकिन क्या इनका विकास इसी क्रम में होगा कि भाई एक डेवलप हो जाएगा, फिर दूसरा डेवलप होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा स्किल डेवलप होगा, या ये एक साथ हैंड टू हैंड चलेंगे? बताएं मुझे आप लोग कि ये जो भाषा के कौशल हैं, क्या ये एक साथ चलेंगे या ये एक क्रम में विकसित होंगे? हमको ध्यान रखना होगा, भाषा के कौशलों का विकास किसी क्रम के अनुसार नहीं, बल्कि समानांतर, या आप कह सकते हो एक साथ होता है। ये बात ध्यान रखना, बहुत सारा प्रश्न ऐसा बनता है, ठीक है, हिंदी की पेडागोजी में खासकर से अगर मैं देखूं तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सारे के सारे स्किल्स जो है वो एक दूसरे से अंतर संबंधित है, इंटरडिपेंडेंट है, और एक साथ वो विकसित होते हैं, है ना। तो ध्यान क्या रखना है कि स्टार्टिंग तो उनका अलग अलग ऑर्डर में है, स्टार्टिंग का हम एक नेचुरल ऑर्डर
फाइंड आउट कर सकते हैं LSRW, लेकिन उनके विकास का ऑर्डर नहीं है ना, वो विकसित आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर होंगे। तो सारे कौशल हम एक साथ ध्यान देंगे बच्चे के, ऐसा नहीं करेंगे कि हम पहले उसकी लिसनिंग पूरी कंप्लीट परफेक्ट कर देंगे, देन वी विल स्टार्ट स्पीकिंग, व्हेन वी विल डेवलप द चाइल्ड इन स्पीकिंग परफेक्टली, देन वी विल स्टार्ट रीडिंग, ऐसा नहीं होगा। ठीक। और दूसरी बात क्या है कि भाषा के जो कौशल है उनका कभी भी परफेक्शन हम नहीं कह सकते कि हमने अचीव कर लिया। क्यों? क्योंकि उसमें हमेशा ही स्कोप रहेगा और लर्न करने का। तो चाहे रीडिंग हो, चाहे लिसनिंग हो, चाहे राइटिंग हो, चाहे स्पीकिंग हो, ये चारों कौशल जो है जीवन पर्यंत आपके इंप्रूव होते रह सकते हैं। इसमें कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है कि हम कह दें कि भाई ये हमारा लास्ट एंड परफेक्ट लेवल है, इससे ऊपर इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती। इंप्रूवमेंट के लिए स्कोप हमेशा बना रहेगा। सो वी विल से दैट दे आर इंटररिलेटेड, दे आर इंटरडिपेंडेंट एंड दे विल डेवलप हैंड टू हैंड, दे विल डेवलप पैरेलली विद ईच अदर। ठीक है। तो जितने भी भाषा के कौशल है वो एक साथ एक दूसरे के साथ विकसित होंगे। हालांकि जरूर ये कह सकते हैं हम लोग कि भाषा के प्रारंभ का जो है वो एक ऑर्डर होता है। तो मैंने इसीलिए लिखा भाषा के कौशल के प्रारंभ का जो क्रम है वो श्रवण, भाषण, पठन और लेखन हो सकता है। तो हम इस ऑर्डर को ध्यान रखेंगे बच्चे से परिचय कराते समय। जब बच्चे से हम किसी भी भाषा का परिचय कराएंगे तो इसी क्रम का ध्यान रखेंगे, तो इससे बच्चा भाषा को नेचुरली सीखेगा। ठीक है। एक नेचुरल ऑर्डर में बच्चा भाषा सीख पाएगा। लेकिन खासकर से अगर हम अदर लैंग्वेज की बात करेंगे तो अदर लैंग्वेज में बच्चा जो है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग सब एक साथ ही परिचित होता है उसका। सब चारों कौशलों के साथ उसका परिचय एक ही समय पे एक साथ ही होता है। अगर हम अन्य भाषा की बात करेंगे तो, अगर हम अदर लैंग्वेज की बात करेंगे तब अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चा जो है अन्य भाषा से जब संबंधित होता है, अन्य भाषा से परिचित होता है, ठीक है, when he is interacting with the other language which is not the mother tongue of the child, then obviously all the skills are learned together by the child. उसके सामने सारे के सारे कौशल एक साथ ही शुरू होते हैं। in case of mother tongue we can definitely say that there is an order, ठीक है, जिसको हम LSRW कह सकते हैं। तो समझ आ गया होगा आपको, आई थिंक, जो मैं कहना चाह रहा था। भाषा शिक्षण के सिद्धांत यही हम पढ़ रहे हैं, गलती से ये लाइन हट गई थी यहाँ से। ठीक। अब देखिए स्वाभाविकता का सिद्धांत भी हमने पढ़ लिया कि भाई एक भाषा के कौशलों के आने का एक स्वाभाविक क्रम है, उसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। अब देखो व्यक्तिगत भिन्नता या व्यक्तिगत भिन्नता, जिसको हमने कहाँ पढ़ा था, इंक्लूसिव एजुकेशन में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के नाम पे। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब देखो क्या है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब यह है कि भाई अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग क्षमता के हैं। ठीक है। बच्चों की क्षमता क्या है, अलग अलग है। अब हो सकता है कि बच्चा कोई जो है जो कौशल हैं अलग अलग, ठीक है, भाषा के, उन कौशलों में कोई बच्चा अक्षमता भी रख सकता है, यानी कि उसकी सीखने की क्षमता क्या हो सकती है, कम हो सकती है किसी कौशल में। जैसे कि हमने पढ़ा था, मान लीजिए डिसलेक्सिया के बारे में, जैसे हमने पढ़ा था डिस्ग्राफिया के बारे में। तो डिस्ग्राफिया किससे रिलेटेड थी, राइटिंग से, यानी कि लेखन से संबंधित थी। और डिसलेक्सिया किससे पढ़ा था हमने संबंधित, पठन से संबंधित पढ़ा था। इसी तरीके से हमने डिस्फेजिया पढ़ा था जो किससे संबंधित थी, वाचन से संबंधित थी या बोलने से संबंधित थी। तो अल्टीमेटली क्या ध्यान रखना है, देखो कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता अलग अलग रखने से होते हैं पैदा, है ना। तो अगर आप एज ए टीचर भाषा पढ़ा रहे हो तो आपको बच्चों की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखना होगा, ताकि उसके हिसाब से आप कक्षा में बच्चों के विकास के ऊपर बल दे सको। जिस बच्चे को मान लीजिए पठन में ज्यादा दिक्कत होगी, उसको पठन संबंधित गतिविधियों में ज्यादा अवसर देने की आवश्यकता होगी। जिस बच्चे को लेखन में समस्या होगी, लेखन में कठिनाई का अनुभव होगा, उस बच्चे के लिए आप क्या करोगे, राइटिंग की जो प्रैक्टिसेस हैं, राइटिंग स्किल के डेवलपमेंट के लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उनकी संख्या ज्यादा रखोगे और वो ज्यादा सीख सकेगा। क्लियर हुआ। तो आपको क्या ध्यान रखना होगा, आपको डिसेबिलिटी इन कॉम्प्रीहेंड भी आपका डिसलेक्सिया के अंदर ही आएगा, रीडिंग रिलेटेड ही है वो। ठीक है। तो बेसिकली देखो हम क्या बात करें कि अगर बच्चों की आवश्यकताएं अलग अलग होंगी तो आपको उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कक्षा में अपने पढ़ाने की स्ट्रेटजी को या अपने टीचिंग स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, सो दैट इंडिविजुअल नीड्स कैन बी एड्रेस्ड, इंडिविजुअल नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड। जो भी बच्चों की सीखने की आवश्यकताएं अलग अलग हैं उनको हम पूरा कर सकें, उनके हिसाब से उनको शिक्षण दे सकें। अगर किसी बच्चे को पठन में समस्या ज्यादा है तो हम उसको पठन के अवसर ज्यादा देंगे। अगर किसी बच्चे को मान लीजिए लेखन में समस्या ज्यादा है तो हम उसके लेखन के अवसर ज्यादा देंगे। अगर किसी को भाषण में बोलने में हिचकिचाहट है या मान लीजिए प्रोनाउंसिएशन की एक्यूरेसी नहीं है, उच्चारण की अशुद्धता है, ठीक है, अगर मान लीजिए उच्चारण की अशुद्धता उसको है एक तरीके से बोलने में, और या फिर हम कह सकते हैं कि अगर बच्चा जो है वो
उच्चारण दोष है, या फिर हम अगर कहें कि अगर मान लीजिए स्टैमरिंग है उसको, ठीक है, या तुतलाने की समस्या है, हकलाने की समस्या है, तो निश्चित रूप से, या जिसे संकोच करता है, हेसिटेट करता है बातचीत करने में, इंट्रोवर्ट नेचर का है, तो हमें उसके साथ क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा भाषण का या बातचीत का मौका उसको देने की आवश्यकता रहेगी। तो जब हम एज ए टीचर इन द क्लास, जब आप कक्षा में एक भाषा के शिक्षक के नाते पढ़ाओगे, तो आपको क्या ध्यान रखना होगा, आपको ध्यान रखना होगा कि जो है, जो बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आप फोकस करोगे और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से बच्चों को पढ़ाओगे, ताकि बच्चे जो है सीख सकें, ठीक है। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस का आपको ध्यान में रखना होगा, उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करोगे और स्ट्रेटजी को बनाओगे। टीचिंग मेथड्स का सिलेक्शन करोगे या टीचिंग एड्स का सिलेक्शन करोगे, अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको समझ में आएंगी तब, ठीक। भाषा कौशल का विकास वाला एक बार और बता दीजिए प्लीज। मैंने पूजा ये बताया कि भाषा कौशल जो है उसमें आपका जो, ये कह सकते हैं हम लोग कि भाई जो एक क्रम है भाषा के कौशलों का, बच्चे के साथ परिचय होने का, वो क्या है कि भाई बच्चा सबसे पहले भाषा के श्रवण कौशल से परिचित होता है, लिसनिंग से परिचित होता है, धीरे धीरे फिर वो उसको सुन के इमिटेट करना चाहता है, तो भाषण कौशल शुरू करता है, बोलना शुरू करता है। फिर जब वो विद्यालय में औपचारिक अधिगम करना शुरू करता है, फॉर्मली लर्निंग करना स्टार्ट करता है लैंग्वेज की, तो वो क्या करता है, वो जो है वो वहां पे सबसे पहले अक्षरों को देखता है, पहचानता है, ठीक है, यानी रीडिंग की प्रक्रिया शुरू होती है उसकी। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, अक्षरों को लिखना सिखाते हैं, यानी राइटिंग से इंट्रोडक्शन उसका क्या होता है, सबसे लास्ट में। ये उसका एक नेचुरल ऑर्डर हो गया लैंग्वेज की स्किल्स का, जिसके साथ बच्चा इंट्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन मैंने कहा कि इंट्रोडक्शन का एक ऑर्डर तो हो सकता है स्किल्स का, लेकिन जब स्किल के डेवलपमेंट की बात होगी, स्किल के विकास की बात होगी, भाषा के कौशलों के उन्नत होने की बात होगी, तो उसका कोई एक निश्चित क्रम नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो सारे के सारे कौशल आपस में अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगर आप भाषण अच्छा करते हो तो इसका मतलब है कि आपने लिसनिंग अच्छी की होगी, तो लिसनिंग पर हमारा भाषण डिपेंड करता है। उसी तरीके से अगर हमने पढ़ना अच्छा सीखा हुआ है तो निश्चित रूप से हम लिखेंगे भी बेहतर। अगर हम सुन रहे हैं ज्यादा, पढ़ ज्यादा रहे, तो हमारे पास ज्ञान ज्यादा होगा, जानकारी ज्यादा होगी, अनुभव ज्यादा होंगे, तो जब हम भाषण देंगे या लिखेंगे तो हमारे मौलिक विचारों का सृजन भी ज्यादा अधिक होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक लैंग्वेज का स्किल दूसरे स्किल से अलग है, सारे के सारे इंटर रिलेटेड हैं, इसलिए इनका जो विकास होगा तो एक दूसरे के साथ साथ विकसित होंगे, ये एक दूसरे के अलग अलग विकसित नहीं होंगे, एक चरणबद्ध तरीके से विकसित नहीं होंगे, बल्कि एक साथ ही डेवलप होंगे, ये मैंने आपको बताया। चलिए, अब सामान्य वार्तालाप का सिद्धांत क्या है। सामान्य वार्तालाप का सिद्धांत यही है कि भाई जब भी हम बच्चों को सिखाएंगे तो उनको हम जनरल डिस्कशन के मोड में सिखाएंगे, यानी कि हम उनसे इंटरैक्टिव रखेंगे। कक्षा जो होगी भाषा की कैसी होनी चाहिए, भाषा की कक्षा ज्यादा से ज्यादा इंटरैक्टिव होनी चाहिए, यानी कि द्विमार्गी संचार होना चाहिए। लेक्चर मेथड वगैरह इसमें बच्चे पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें यह हो सकता है कि भाई टीचर मान लीजिए किसी पाठ का एक तरीके से टीचर किसी पाठ का मान लीजिए आइडियल रीडिंग करेगा, आदर्श पठन करेगा, तो बच्चे उसको फॉलो करते हुए फॉलो अप रीडिंग करेंगे, ठीक। अगर इसमें अगर मान लीजिए टीचर बच्चों से उनके विचार पूछे किसी विषय पे, तो उससे क्या होगा, बच्चों के भाषण कौशल का विकास होगा, बच्चे सोचेंगे, थॉट प्रोसेस जनरेट करेंगे, और उसको हाउ टू प्रेजेंट, यानी कैसे उसको बोलना है, कैसे बताना है, वो भी उनका कहीं ना कहीं अवसर मिलेगा उनको। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि कक्षा को हम ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्टिव रखेंगे, जिसमें कि बच्चों को अपने विचार, बच्चों को बातचीत के अधिक से अधिक अवसर मिल सकें, बच्चों को बातचीत के अधिक से अधिक अवसर मिल सके। ये आपको ध्यान रखना होगा कि भाई जो भाषा की कक्षा हो उसमें शिक्षक को ज्यादा अनुक्रियाएं नहीं करनी है, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज की स्किल्स को यूज करने का मौका देना है। और ये तभी होगा जब हम एक इंटरैक्टिव वे में, एक विमर्श की तरीके से, एक चर्चा की तरीके से, है ना, हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों को बातचीत के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना क्या कहलाएगा, हमारा शिक्षण सिद्धांत रहेगा, ठीक। अब इसी में हम बात कर सकते हैं, कई तरह से ऑप्शन आते हैं, देखो कि भाषा की कक्षा में कौन सी गतिविधि अच्छी होगी, तो उसमें आ जाएगा समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन, उसमें आ जाएगा वाद विवाद, उसमें आ जाएगा वाद विवाद, ठीक। उसमें आ जाएगा आपका एक तरीके से आशुभाषण प्रतियोगिता। अब आशुभाषण क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? एक्सटेम्पोर स्पीच क्या होता है? इसी तरीके से हो सकता है निबंध प्रतियोगिता, निबंध आदि लिखना, निबंध लेखन वगैरह कराना बच्चों से, ठीक है। कविता पाठ कराना, कविता पाठ कराना, ठीक। इसी तरीके से भूमिका निर्वाह कराना, ये सारी जो है कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज हो सकती हैं किसी भी कक्षा में भाषा सिखाने के लिए, ठीक है।
भूमिका निर्वाह, ये सारी जो है संरचनात्मक या रचनात्मक गतिविधियां हो सकती हैं जो हम करवा सकते हैं। ठीक है, तो कविता पाठ हो सकता है, निबंध लेखन हो सकता है, एसे राइटिंग, पोएट्री रिसाइटिंग, ग्रुप डिस्कशन, डिबेट, ठीक है, एक्सटेम्पोर स्पीच और रोल प्ले एटसेट्रा। स्टोरी टेलिंग हो सकता है, स्टोरी हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखो, कहानी कथन यानी स्टोरी टेलिंग। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे इसमें जैसे मान लीजिए हम कहें यहाँ पे कहानी लेखन, ये भी जो है सृजनात्मक कौशल के विकास के लिए मदद करेगा लेखन के अंदर। ठीक है, तो ये सारी जो है एक तरीके से एक्टिविटीज हो सकती हैं जो क्लास को इंटरेक्टिव बनाएंगे और बच्चों को ज्यादा बातचीत का मौका प्रदान करेंगी। ठीक है, बिल्कुल। एक्सटेम्पोर होता है का मतलब क्या हो गया, आशु भाषण का मतलब जब हम बिल्कुल नया कोई विषय बच्चे के सामने रखें और उस पर उसको बोलने के लिए कहें, बिल्कुल, जिसके बारे में पहले से उसकी कोई प्रिपेयरनेस ना हो, है ना। तो इससे क्या होता है, इससे पता चलता है कि व्हाट एक्चुअल एंड ओरिजिनल एबिलिटी ऑफ लैंग्वेज दे हैव, बच्चों के पास वास्तविक और मौलिक भाषा की क्षमता कितनी है, क्या है, ये हमें आशु भाषण से पता चल सकता है। ठीक है, तो आपके जो आंसर्स आ रहे हैं बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। विशिष्ट से सामान्य बता दीजिए, आलोक कुमार जी कह रहे हैं। अभी हम आते हैं आलोक उस पे, शिक्षण सूत्र पे। अभी तो हम शिक्षण के सिद्धांत पढ़ रहे हैं, शिक्षण सूत्र पे भी मैं आता हूं तो वो भी सारे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखो आप लोग इस पे और थोड़ा वेट करो। ठीक, ये समझ आ गया आपको। तो ये सारी क्या हो सकती है, कक्षा की गतिविधियां हो सकती हैं, कक्षा को क्या बनाने के लिए, इंटरैक्टिव बनाने के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना रहेगा और इन चीजों को ज्यादा हमें तरजीह देनी है, ज्यादा महत्व देना है। और व्याकरण पढ़ाने को, प्रश्नोत्तर लेखन को उतना महत्व नहीं देना रहेगा कंपैरेटिवली। हालांकि वो भी चीजें महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि हम उसको एक संदर्भ युक्त वातावरण में सिखाएं, व्यवहारिक वातावरण में सिखाएं। ठीक है, डायलॉग जैसे हो गया, मान लीजिए अब इसी में अगर मान लीजिए दे दे कि भाई डायलॉग डिलीवरी या एक तरीके से हम कहें उसको संवाद शैली हो, संवाद का मौका हो, संवाद या इसी को कहते हैं कथोपकथन। कथोपकथन यानी बातचीत, इसका भी मतलब क्या होता है, बातचीत ही होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए कक्षा में। अब देखो, सामान्य वार्तालाप का सिद्धांत का मतलब यही था कि भाई भाषा सीखने में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलना चाहिए, सहज स्वतंत्र वातावरण होना चाहिए जिसमें बच्चे अपनी बातचीत को कर सकें, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकें और लैंग्वेज स्किल्स की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर सकें। ठीक है, अभी आते हैं श्रुति, उस पे भी आते हैं, टाइप्स ऑफ रीडिंग पे भी आते हैं। थोड़ा सा तो पेशेंस रखो आप लोग ना। अभी जो पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा है सबको या नहीं आ रहा, पहले इस पे बात करो। आलोक जी, विशिष्ट से सामान्य भी बताऊंगा, मैंने बताया आपको अभी। ठीक, आशु भाषण समझ आया। ऋचा, आपको आपने पूछा कि आशु भाषण क्या है, मैंने बताया। अब देखो होगा क्या कि अभी यहाँ पे आप ध्यान नहीं दोगे, आपके दिमाग में दूसरे प्रश्न कौन रहे होंगे, उसको आप लिख लीजिए कॉपी में और बाद में पूछिए। अभी क्या होगा, उस पर आप अगर इंडिकेट करोगे तो मैं भी डिस्टर्ब होऊंगा और आप भी क्या करोगे, ये चीजें यहाँ पे छोड़ दोगे और बाद में फिर इसके बारे में पूछोगे। ठीक, तो अभी इस पे फोकस करते चलो, फिर हम आप अपने डाउट्स लिखते चलो कॉपी में, हम सारे लेंगे, है ना। बिल्कुल ठीक है, चलिए अब अगला हम बात करते हैं। अब ये सारे सीधे सीधे प्रश्न होते हैं, तो ये तमाम सारी चीजें जहां भी विकल्पों में आपको दिखेंगी आप इनको इंपॉर्टेंट मानोगे, हमेशा ध्यान रखना, है ना। भूमिका निर्वाह जो है खासकर एकांकी पढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि भूमिका निर्वाह जो है एकांकी का मतलब क्या होता है, स्किट, ड्रामा का एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म हम कह सकते हैं, प्ले का, है ना। प्ले का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, स्किट होती है। और स्किट को पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या माना जाता है, रोल प्ले मेथड। नाटक को पढ़ाने के लिए पूछेगा तब भी हम यही कहेंगे कि रोल प्ले मेथड बेस्ट है ना। तो ये सारी चीजें आपसे कई बार पूछा जा सकता है। भाषा की कक्षा में जैसे समूह चर्चा है, ग्रुप डिस्कशन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वाद विवाद है, बच्चों के एक तरीके से सृजनात्मक विचारों को उत्प्रेरित करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए, उनके क्रिएटिव आइडियाज को, ये बहुत ही एक तरीके से हेल्पफुल होती है। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अब हमने नेक्स्ट क्या लिखा, देखो व्यवहारिकता का सिद्धांत, ये भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड हो गया। व्यवहारिकता का सिद्धांत का मतलब क्या हो गया कि भाई जो भी बातचीत हम करें वो क्या होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए। व्यवहारिक का मतलब क्या हो गया, व्यवहारिक का मतलब क्या हो गया, एक तो प्रासंगिक हो, रेलिवेंट हो। अब जैसे मान लीजिए हम बच्चों को सिखा रहे हैं भाषा, और बच्चों को भाषा हम कौन सी सिखा रहे हैं, बच्चों को भाषा हम सिखा रहे हैं बिल्कुल तत्समीकृत, यानी कि बिल्कुल ऐसी भाषा जो कि कालिदास के समय में गुप्त साम्राज्य में बोली जाती थी। अब पता चला बच्चे को हमने गुप्त साम्राज्य वाली, कालिदास के समय वाली संस्कृत निष्ठ भाषा सिखा तो दी,
अब वो संस्कृतनिष्ठ भाषा सीख के मैकडी में जा रहा है और मैकडी की जो एक तरीके से वहां पे एग्जीक्यूटिव है उसको बोल रहा है कि भगनी, है ना, मेरा आपसे सविनय नम्र निवेदन है कि मुझे आप, है ना, दो आलू को पता नहीं क्या बोलते होंगे, मुझे ही नहीं आ रही, मैं क्या सिखाऊं आपको, है ना, बड़ी समस्या तो ये होगी। उदाहरण मैंने ले तो लिया बट अपने सिर पे कहते हैं ना, इसको कौन सा मुहावरा कहेंगे। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं संस्कृत निष्ठ भाषा में आपको बताऊं कि भाई मैकडी कैसे ऑर्डर किया जाएगा, मैकडी में जाके मैकालू टिक्की बर्गर का इकोनो मील कैसे ऑर्डर किया जाए, लेकिन मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं मैं कि कैसे करूं। तो ये इस मुहावरे को क्या कहेंगे, आप जल्दी से बताएं, हिंदी भाषा की कक्षा है तो इस मुहावरे को क्या कहेंगे। आज ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया सर, श्रुति बता रही है, अच्छा ठीक है। आप मुझे बताओ, जो मैंने अभी काम किया, मैंने सोचा कि मैं आपको जो है ये बताऊं कि भाई व्यवहारिक भाषा सिखाने का क्या मतलब है। मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं कि भाई मैं आपको एकदम बिल्कुल संस्कृत में, अगर मुझे बर्गर खाना हो जाके मैकडी में, मैकडोनल्ड में, और मैं उससे ऑर्डर करना चाहूं तो मैं कैसे बोलूं, और मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा मैं कैसे बताऊं। तो इसको इसको मुहावरे से कैसे व्यक्त करेंगे। मैंने क्या कर दिया अपने साथ, अपना पैर खुद कुल्हाड़ी पे मार लिया, ये भी कह सकते हैं। या हम क्या कह सकते हैं इसको, इसको हम क्या कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल, पूजा पांडे ने कहा अपना पैर कुल्हाड़ी पे मारना, ये मैंने बताया, हाँ ये कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं इसको, ओखली में सिर देना, है ना, मैंने खुद अब ओखली में सिर दे दिया तो मूसर तो पड़ेंगे ही, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी मैंने, ठीक। तो अब आप समझ तो गए, एटलीस्ट बिना कहे भी समझ जाते हैं आप लोग, बड़ी समस्या तो ये है और अच्छाई भी है, ठीक। तो आपको समझ तो आ गया जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि भाई अगर मान लीजिए भाषा हम सीख रहे हैं और भाषा व्यवहारिक नहीं है, यानी कि ऐसी भाषा है जिसका प्रयोग नहीं है जीवन में, तो उस भाषा का हमारे लिए उतना ज्यादा महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो भाषा हमारी आवश्यकताओं को, हमारी डेली लाइफ की नीड्स को पूरा करने में सक्षम नहीं होगी। तो हमको क्या ध्यान रखना है कि भाषा क्या होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए, प्रासंगिक होनी चाहिए, ठीक है। तो रेलिवेंसी जरूरी है। दूसरी तरफ हम क्या देखें कि भाई संदर्भ के अनुरूप होनी चाहिए, संदर्भ के अनुरूप होनी चाहिए। जो भी हम बच्चों को भाषा सिखाएंगे वो कैसी होनी चाहिए, एज पर कॉन्टेक्स्ट होनी चाहिए। और एज पर कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या हो गया, जो भी सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है हमारे, उन सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखकर विकसित होनी चाहिए, यानी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के अनुरूप, यानी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के अनुरूप होनी चाहिए। जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस तरीके की हमसे अपेक्षाएं हैं, उन चीजों को बिल्कुल इसमें हमें ध्यान रखना है। बिल्कुल साइमा, अपना सर ओखली में देना, हाँ यही मैंने बताया, मुझे भी यही लगा। और क्या, पेट में छूना, चूहा दौड़ना, अच्छा ये इसमें कहाँ से आ जाएगा जी, पेट में चूहा दौड़ना तो कहते हैं भूख लगने को, साइमा। अच्छा आपको पेट में चूहा दौड़ रहा होगा मैकडी का नाम सुन के, ये ठीक है। चलिए, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि भाषा जो हम सिखाएंगे बच्चों को उसमें व्यवहारिकता का सिद्धांत ध्यान रखेंगे, मतलब कि दैट मस्ट बी प्रैक्टिकल, दैट मस्ट बी बिहेवियरल, दैट मस्ट बी ऑफ यूज। इसको हम और क्या कह सकते हैं, उपयोगितावादी होनी चाहिए, उपयोगितावादी होनी चाहिए। उपयोगितावादी का मतलब यूटिलिटेरियन, ठीक है, यूटिलिटी उसकी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जिसका हम उपयोग कर सके अपने जीवन में और उससे हम अपनी समस्याओं को दूर कर सके। अगर मान लीजिए बच्चे को अपने भाषा तो सिखा दिया, लेकिन बच्चे को मान लीजिए कोई एप्लीकेशन लिखना है, उसको पता चला केवीएस का इंटरव्यू देना है और केवीएस के इंटरव्यू में जो बायोडाटा फॉर्म आता है, बायोडाटा फॉर्म भरना है, उसमें नीचे लिखा होता है 9th पॉइंट में कि भाई योर सुटेबिलिटी, राइट अबाउट योर सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट इन 50 वर्ड्स, लेस देन 50 वर्ड्स, कि 50 शब्दों में आप ये बताओ कि आप इस पद के लिए क्यों योग्य हो, आपकी योग्यता क्यों है। अब पता चला वो लिख ही नहीं पा रहा, वो पूछ रहा है कि जी आप बता दो, जी आप बता दो, जी आप बता दो। तो इसका मतलब कि जो भाषा उसने सीखी उससे वो अपने जीवन के जो जरूरतें हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहा, तो वो उपयोगी नहीं मानी जाएगी उसके लिए। तो हमें ध्यान रखना है कि हम बच्चों को भाषा ऐसे सिखाएं जिससे कि वो अपने भाषा के कौशलों का उपयोग अपने जीवन में कर सकें और अपनी समस्याओं का हल करने में भाषा को एक साधन के रूप में इस्तेमाल कर सकें। तो व्यवहारिकता का सिद्धांत आपको समझ आ गया। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें और प्रिंसिपल्स की, तो क्या है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, मतलब कि भाई अगर भाषा आप बच्चों को सिखाते हो, जैसे अभ्यास का नियम आपने पढ़ा हुआ है थॉर्नडाइक का, है ना, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, तो ये दरअसल कहीं ना कहीं उसी की बात कर रहा है। यानी कि भाषा का जो अभ्यास है वो क्या है, आवश्यक है। कोई भी चीज अगर हम बच्चों को सिखा रहे हैं तो उसका बार बार अभ्यास कराना आवश्यक है, तभी जाके अधिगम उसका क्या होगा, दीर्घकालिक होगा और बेहतर होगा। तो पुनरावृत्ति का ध्यान रखना जरूरी है। अनुपात का सिद्धांत क्या है, देखो, अनुपात का मतलब हो गया कि भाई भाषा के दो प्रकार के कौशल हो गए, मौखिक कौशल भी हो गए और लिखित कौशल भी हो गए। अब मौखिक कौशलों में जाएंगे तो आप देख रहे हो कि भाषण हो गया और क्या हो गया, भाषण हो गया और श्रवण हो गया, एक अभिव्यक्ति का और एक
आपके ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत। लिखित में भी आप देखते हो क्या, एक हो गया आपका अभिव्यक्ति का यानी कि लेखन कौशल, और एक हो गया आपके ग्रहणात्मक कौशल यानी पठन कौशल। तो अब ये 4 कौशल आपके पास हैं, तो इनका जो है एक आनुपातिक विकास होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि भाई हम मौखिक कौशलों का विकास खूब सारा कर लें और लिखित कौशलों में हमारी क्षमता कम रह जाए, क्योंकि अगर लिखित कौशलों में हमारी क्षमता कम रह जाएगी तो हमारे संसाधन क्या हो जाएंगे, सीमित हो जाएंगे। हम ज्यादातर चीजों को सीखने के लिए किस पर डिपेंड हो जाएंगे, ओरल वेज में डिपेंड हो जाएंगे, मौखिक माध्यमों में, मौखिक साधनों पर निर्भर हो जाएंगे। तो हमें जरूरी है कि भाई मौखिक और लिखित और जो 4 प्रकार के कौशल हैं, ग्रहणात्मक भी और अभिव्यक्तात्मक भी, मतलब एक्सप्रेसिव या प्रोडक्टिव स्किल्स भी और रिसेप्टिव या एक्वायरिंग स्किल्स भी, इन सबको हमें अप्रोप्रिएटली प्रोपोर्शनली एवरेज के तरीके से कॉन्सेप्ट के हिसाब से विकसित करने की जरूरत है, ताकि इनका रेशियो बना रहे। ऐसा ना हो कि कोई बहुत ज्यादा सक्षम हो गए हम किसी भाषा में और किसी स्किल में बहुत कम सक्षम हो गए। तो हमें इन चारों को डेवलप करना है, इक्वली डेवलप करना है, सब पे बराबर ध्यान देना जरूरी है। ठीक, तो हम क्या कहेंगे कि ये जितने भी कौशल हैं इन सब पे कहीं ना कहीं हमें बराबर ध्यान देने की आवश्यकता है, यानी एक समान हमको इनको महत्व देना है। इन सब का महत्व क्या है, एक समान है, इसलिए इन सब पे बराबर ध्यान दिया जाना चाहिए, किसी पे कम या किसी पे ज्यादा नहीं। ठीक है, इन सब पे बराबर ध्यान दिया जाना चाहिए, इन सबके विकास पर जोर दिया जाना चाहिए इक्वली। अब इसके बाद क्या बात बच गई, देखो सामाजिक तथा लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत, यानी हमारी जो भाषा है उसके अंदर जो हमारे सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज हैं, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, जैसे मान लीजिए समानता है। अब पता चला कि आप जो है एक बच्चे को बोलते हो बेटा आप अपना होमवर्क दिखाइए, और दूसरे बच्चे को कक्षा में बोलता है तू अपना होमवर्क दिखा, तो इसका मतलब क्या होगा कि बच्चा आपको आइडियल मान रहा है भाषा के अंतर्गत। अब वो भी समाज में जब जाएगा तो क्या करेगा, देखेगा कि भाई जो ताकतवर है, जो पैसे वाला है, जिसकी एक तरीके से समाज में प्रतिष्ठा है, उसको तो रिस्पेक्टफुल वर्ड से कहीं कहीं एड्रेस करेगा, उसके लिए तो वो आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करेगा। लेकिन जिसको वो सोचेगा उससे कमजोर है, शरीर में कमजोर है, बल में कमजोर है, धन में कमजोर है, बुद्धि में कमजोर है, किसी भी तरीके से सामाजिक परिस्थिति में कमजोर है, ठीक है, तो उसको बच्चा क्या करेगा, उसको जो है वो गलत तरीके से ट्रीट करेगा, उसके साथ वो अपशब्दों का प्रयोग भी करेगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि भाई हमारे जो सामाजिक तथा लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों की अगर हम बात करें तो 4 प्रकार के मूल्य भारत के संविधान में खुद दिए हुए हैं, समता, बंधुता, स्वतंत्रता, और कौन सा, समानता या समता, बंधुता यानी भाईचारा, ठीक है, और क्या, और हो गया आपका स्वतंत्रता, और क्या हो गया, न्याय। ठीक है, ये कम से कम जस्टिस यानी कि इक्वालिटी या इक्विटी, बंधुता यानी कि फ्रेटर्निटी, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, और जस्टिस यानी न्याय। अब ये 4 जो मूल्य हैं, ये चारों मूल्य हमारे भाषा में भी दृष्टिगत होने चाहिए। इन चीजों को हम अपने बातचीत में भी, अपनी बोलचाल में भी हमें इसको इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। तो जब शिक्षक भाषा सिखाएगा तो वो न सिर्फ भाषा सिखाएगा, न सिर्फ व्याकरण सिखाएगा, न सिर्फ भाषा के कौशल सिखाएगा, बल्कि अपनी भाषा में हम कैसे ज्यादा एटिकेटेड हों, कैसे ज्यादा सिविलाइज्ड हों, कैसे ज्यादा सभ्य हों, कैसे ज्यादा हम सांस्कृतिक मूल्यों को ध्यान में रखें, बड़ों का आदर करें, ठीक है, जो एक तरीके से समाज के प्रति हमारा रवैया है, दृष्टिकोण है, वो कैसे एक समान हो, एक रूपी हो, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। हम कैसे कोहेसिवनेस की तरफ बढ़ें, यानी कि सौहार्द की तरफ बढ़ें, न कि संघर्ष की तरफ बढ़ें, ठीक है। तो हमें संघर्षात्मक समाज के साथ संघर्ष नहीं करना, बल्कि क्या करना है, सौहार्द करना है, यानी कि एक दूसरे की मदद करने का कौशल हमारे अंदर होना चाहिए, सेंसिटिविटी होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, एक दूसरे के दुख को, तकलीफ को, कष्ट को हमें समझना आना चाहिए, उसके प्रति हमारा रवैया, दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, ठीक, इग्नोरेंस वाला नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ हमें सबको सम्मान देना चाहिए। हमें जो हमसे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, जो एक तरीके से हमारी डिसेंट है, जो हमारे से विरोधी मत हैं, विचार हैं, उन तक को स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए, उन तक को हमें सहिष्णुता के साथ, टॉलरेंस के साथ एक्सेप्ट करने आना चाहिए। तो ये सारी बातें भी भाषा शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों में विकसित करे, बच्चों में सिखाए। ऐसा ना हो कि भाई तुम अगर पता चला कि भक्त हो गए और कोई एक दूसरा जो हो गया वो मान लीजिए कुछ और हो गया किसी का, तो आपस में लड़े भिड़े पड़े हैं, ये नहीं होना चाहिए। इतनी समझदारी भाषा में होनी चाहिए कि हम भाषा के आधार पे या अपने धर्म के आधार पे, अपनी कल्चर के आधार पे दूसरे का निरादर या तिरस्कार ना करें, ठीक। लास्ट कौशल कौन सा है, क्या लिखा, समझ नहीं, क्या समझ नहीं सरा, कपीश क्वेश्चन थोड़ा क्लियर करिए आप अपना। लास्ट कौशल कौन सा है मतलब ये पूछ रहे हो आप?
मूल्य पूछ रहे हो क्या? ये न्याय लिखा है मैंने, ये लोकतांत्रिक मूल्य की बात की कि संविधान में ये सारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं और इनको हमें ध्यान रखना है। बिल्कुल होता है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि भाई हम अपनी कक्षा में इस तरीके का भेदभाव न रखें किसी तरह का, और बच्चों को एक सही व्यक्ति के रूप में विकसित करें। भाषा सिखाने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि भाई भाषा के जो तत्व हैं, जो जानकारी है, जो फैक्ट हैं, फिगर्स हैं, इंफॉर्मेशन है, रूल्स हैं, ये सिखा देना, बल्कि भाषा सिखाने का मतलब होता है एक अच्छी भाषा की आदत विकसित करना। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। भाषा सिखाने का मतलब क्या है? भाषा सिखाने का मतलब है कि भाई एक अच्छी भाषाई आदत विकसित करना, एक अच्छी भाषाई आदत विकसित करना, ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है। और भाषाई आदत अच्छी कब विकसित होगी? सिर्फ व्याकरणिक शुद्धता से थोड़ी हो जाएगी। अब कोई व्यक्ति किसी को गाली दे और बिल्कुल शुद्ध उच्चारण में व्याकरणों का पूरा शुद्ध प्रयोग करते हुए दे, तो क्या उसको हम अच्छी भाषा मानेंगे? क्या उसको मानेंगे कि उसने भाषा अच्छा सीखा हुआ है? भाई शब्दों का प्रयोग उसने उचित कर दिया, शुद्ध कर दिया, वाक्य उसने शुद्ध बना लिए, उच्चारण उसका शुद्ध है, हैंड राइटिंग उसकी बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर उसके अंदर वो लिख बुरी बातें रहा है तो हम उसको अच्छा भाषा का जानकार नहीं कहेंगे, उसकी शिक्षा को हम भाषा की बेहतर नहीं मानेंगे। हम बेहतर शिक्षा कब मानेंगे भाषा की? जब उसके अंदर एक अच्छी भाषाई आदत विकसित होगी। ठीक, हाँ बिल्कुल, तो उस तरीके का भेदभाव पूजा नहीं होना चाहिए, यही चीज हमने कल भी पढ़ी थी, देखो। ठीक है, लिखित के बाद, अच्छा लेखन के बाद पठन है, पठन है कपीश। ये पठन का मतलब हो गया रीडिंग, है ना? पठन कौशल जो लिखित कौशलों के अंतर्गत आता है, रीडिंग। ये हो गया भाषण, ये हो गया श्रवण, ये हो गया लेखन, ये हो गया पठन। ठीक, यहां तक समझ आ गया सबको? अब हम लोग थोड़ा सा जल्दी से टीचिंग मैगजीम्स डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, बट एक बार हम लोग भी हिंदी में डिस्कस कर लेते हैं, ये ना हो कि भाई सर ने नहीं पढ़ाया, है ना? इसको मिटाता हूं मैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि भाषा में जो है विचारों की क्वालिटी, यानी कि आइडियाज या कंटेंट जो आप बोल रहे हो या जो आप लिख रहे हो, उसकी क्वालिटी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्वांटिटी महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, कि कोई आदमी बहुत बोलता है लेकिन बकवास बोलता है तो उसका कोई फायदा नहीं है। कम बोलता है लेकिन कंस्ट्रक्टिव बोलता है, अच्छा बोलता है, ठीक है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत शुद्ध बोलता है लेकिन दूसरे का अपमान करता है, और थोड़ा बहुत अशुद्ध बोलता है लेकिन दूसरे का अपमान नहीं करता, सम्मान करता है, तो फिर उसको हम ज्यादा प्रेफर करेंगे, सिर्फ शुद्धता को प्रेफर नहीं करेंगे, विचारों की शुद्धता को ज्यादा प्रेफर करेंगे। शब्दों की और उच्चारण की शुद्धता तो द्वितीयक है, गौण है, सहायक है, सेकेंडरी है ना? ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम लोग लिखते हैं, आप यहाँ पे लिखिए एक हेडिंग, भाषा शिक्षण के सूत्र, टीचिंग मैगजीम्स जिसको आप कहते हो, भाषा शिक्षण सूत्र। ठीक है, टीचिंग मैगजीम्स। अब इसमें कई सारे हैं जिसमें से महत्वपूर्ण कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं। एक तो सबसे पहले देखो आगमन से निगमन, ये अभी देखो यूपी टेट में आया था, अब उसमें उन्होंने लिख दिया था निगमन से आगमन, लेकिन आप बहुत सारे बच्चों ने समझा ही नहीं, और इसको ना गलत मान के वो गलत किसको मान रहे थे? दृश्य अदृश्य को, जबकि दृश्य अदृश्य तो सही है, वो एक तरीके से कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जो हम पढ़ते हैं उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, अलग तरीके के वर्ड्स यूज करके, लेकिन बच्चों ने उसी को गलत मान लिया और इसको उन्होंने करेक्ट मान लिया निगमन से आगमन को, जबकि ये निगमन से आगमन नहीं होता, आगमन से निगमन की ओर होना चाहिए। ठीक, अभी मैं बात करूंगा इसकी। और इसी से रिलेटेड क्या हो गया, आगमन को ही कौन रिप्रेजेंट करता है? देखो, विशिष्ट से सामान्य, विशिष्ट से सामान्य किसको रिप्रेजेंट करता है? आगमन को। और निगमन को कौन रिप्रेजेंट करता है? सामान्य से विशिष्ट। तो ये आपको दो जो है कम से कम एक शिक्षण सूत्र याद रखने हैं। एक हो गया आपका आगमन से निगमन की ओर, और एक क्या हो गया आपका विशिष्ट से सामान्य या सामान्य से विशिष्ट। तो देखो सबसे पहली बात क्या है, आगमन क्या है, पढ़ो समझो। आगमन है क्या? एक विधि है ये शिक्षण की, और इन विधियों का प्रयोग हम कैसे करेंगे इसकी बात हमको सीखनी है। तो आगमन विधि में क्या होता है? आगमन विधि को हम और क्या कहते हैं? आगमन विधि को आप लिख लीजिए, आगमन विधि को हम क्या कहते हैं? और आगमन विधि को हम कहीं ना कहीं सूत्र निर्माण विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत्र निर्माण विधि। आगमन विधि को क्या कहते हैं? सूत्र निर्माण विधि। सूत्रों का निर्माण यहाँ पे किया जाता है, सूत्र की जगह हम यहाँ पे नियम भी लिख सकते हैं, नियम निर्माण विधि। ठीक, यानी कि आगमन विधि में हम क्या करते हैं? नियम का निर्माण करते हैं। कैसे नियम का निर्माण होता है बताइए?
मतलब कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम सोचे हैं कि जो आगमन का इंग्लिश इंडक्टिव हो जाएगा, आगमन का इंग्लिश क्या हो जाएगा? इंडक्टिव, इंडक्टिव मेथड। ठीक, अब ध्यान क्या रखना है आपको कि सूत्र निर्माण विधि क्यों कहते हैं इसको, या रूल फॉर्मेशन ऑफ रूल मेथड क्यों कहते हैं? यहां पे देखो रूल्स का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है? आप सोचो, इमेजिन करो कि भाई जब पहली बारी न्यूटन बैठा रहा होगा अपने पेड़ के नीचे, सेब के पेड़ के नीचे, और सेब नीचे गिरा होगा, तो क्या उसके पहले उसको पता रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में? उसके पहले तो उसको पता नहीं रहा होगा। तो अब उसने देखा कि भाई सेब नीचे गिर रहा है, फिर उसने देखा फिर गिर रहा है नीचे, फिर गिर रहा है नीचे, कई बार देखा होगा उसने, मल्टीपल एक्सपीरियंसेस हुए होंगे उसको। फिर उसने कुछ और चीजें ट्राई की होंगी ऊपर उछालने की, और देखा होगा कि ऊपर उछालने के बाद वो चीजें कहाँ जा रही हैं, तो पता चला कि वो भी नीचे आ रही हैं। तो जितनी भी चीजें उसने, हो सकता है उसने गुब्बारा भी उड़ाया हो और वो नीचे ना आया हो, तो उसको कुछ ना कुछ समझ आया होगा कि भाई जो चीजें भार वाली हैं, जो चीजें ऐसी हैं जिसमें वजन है, जिसमें मास है, जिसमें द्रव्यमान है, वो जब हम ऊपर उछाल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं नीचे पृथ्वी की तरफ आकर्षित हो रही हैं, पृथ्वी की तरफ आ रही हैं। और उसी के आधार पे उसने अपना एक नियम क्या बना दिया? उसने अपना एक नियम बना दिया कि भाई इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स का नियम कहते हैं, इसको हम गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो अल्टीमेटली क्या ध्यान रखना है कि आगमन विधि जो है वो किसकी विधि है? सूत्रों के निर्माण की। लेकिन कैसे सूत्र निर्माण होते हैं? सूत्र निर्माण होते हैं एक तरीके से हम कह सकते हैं विशिष्ट अनुभवों से। किससे निर्माण होते हैं सूत्र? सूत्र किससे बनते हैं? विशिष्ट अनुभवों से। तो विशिष्ट अनुभवों के आधार पर, विशिष्ट अनुभवों के आधार पर हम क्या करते हैं? सामान्यीकृत, सामान्यीकृत या जनरलाइज्ड नियम, सूत्र, परिभाषा, कुछ भी कह सकते हैं हम लोग यहां पे, परिभाषा आदि का निर्माण होता है। तो आगमन विधि में पहले आप ध्यान से समझिए क्या होता है आगमन विधि में। आगमन विधि में विशिष्ट अनुभवों के आधार पर सामान्यीकृत नियम पर सूत्र, परिभाषा आदि का निर्माण होता है। ठीक है, तो विशिष्ट अनुभव जो होते हैं इन्हीं को हम क्या कह सकते हैं? एक तरीके से उदाहरण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उदाहरण या एग्जाम्पल कह सकते हैं। जो स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस हैं उन्हीं को हम क्या कह सकते हैं? एग्जाम्पल कह सकते हैं। तो ये कैसे चलेगा? एग्जाम्पल टू रूल चलेगा, एग्जाम्पल टू रूल, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर। आप इसको शॉर्ट में क्या कह सकते हो? उदाहरण से नियम की ओर। कौन सा? इंडक्टिव। इंडक्टिव का मतलब क्या होता है? उदाहरण से नियम। ठीक, उदाहरण से नियम अगर हम जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? इंडक्टिव। और इसीलिए मैंने देखो क्या बताया, विशिष्ट से सामान्य, विशिष्ट से सामान्य भी इसको इसीलिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि विशिष्ट से सामान्य नियम बनते हैं। जब आप विशिष्ट अनुभव करते हो तो उससे क्या होता है? सामान्य नियम बनते हैं। जैसे कि आप मान लो एक बारी मेरे को इरिटेट करोगे, मैं गुस्सा कर जाऊंगा। आप दोबारा इरिटेट करोगे, मैं फिर गुस्सा कर जाऊंगा। आप तिबारा इरिटेट करोगे, फिर गुस्सा कर जाऊंगा। चौथी बार इरिटेट करोगे, फिर गुस्सा कर जाऊंगा। अब चौथी पांचवी बार के बाद आप समझ जाओगे कि भाई ये स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस जो हो रहे हैं ये रूल है, ये जनरल है, ये आदमी है ही गुस्सैल, ये आदमी है ही जो है गुस्सा करने वाला, है ना। तो आप नियम बना लोगे कि भाई शिवम सर जो है गुस्सा करते हैं। तो ये क्या हो गया? जनरल स्टेटमेंट हो गया, सामान्य नियम हो गया, सामान्य कथन हो गया। लेकिन ये सामान्य कथन आपने बनाया कैसे? क्या पहली बार जब मैंने गुस्सा किया तभी बना लिया? क्या बार बार करूंगा तभी तो बनाओगे? तो जब एक ही एक्सपीरियंस हमें बार बार होगा और सेम रिजल्ट देगा तो वही धीरे धीरे क्या बन जाएगा? हमारे लिए रूल बन जाएगा, नियम बन जाएगा, परिभाषा बन जाएगी, एजम्पशन बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, जो मर्जी कहना चाहो वो हो जाएगा, जैसे मैथ के फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो अब ध्यान रखना है कि आगमन को हम और क्या कहते हैं, इसलिए मैंने आपको क्या लिखवाया है यहाँ पे? विशिष्ट से सामान्य कहते हैं। अब इसी का जस्ट कॉन्ट्रास्ट अगर आप देखो तो आपको क्या समझ आ जाएगा? निगमन भी समझ आ जाएगा। ठीक है, आगमन का ही कंट्रास्ट पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो जाएगा, यानी इसका विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा? निगमन। ये समझ आ गया सबको? इंडक्टिव मेथड क्या है, आगमन विधि क्या है। आगमन विधि में क्या होगा? सबसे पहले हम बच्चों को उदाहरण देंगे, उदाहरण दे देकर उनको खुद नियम निकालने का मौका देंगे। जब आप बच्चों को खुद नियम निकालने का मौका दोगे उदाहरणों के माध्यम से, तो उसको कहेंगे आगमन विधि। जैसे कक्षा में आप सारे बच्चों से कहोगे भाई सब लोग अपना अपना नाम बताओ, सब लोग चीजें जो है कक्षा में उसका नाम बताओ, है ना, क्या कहते हैं इन चीजों को, और उसकी एक लिस्ट बनवाओ बोर्ड पे आप, और उसके बाद आप उनको संज्ञा के नियम तक पहुंचने का मौका दो, संज्ञा के नियम को कंक्लूड करने का मौका दो, तो ये इंडक्टिव मेथड कहलाएगा। लेकिन अगर आप पहले ही संज्ञा की परिभाषा लिखवा देते हो और उसके बाद आप उसके उदाहरण दे देकर उसको जांचते हो, परखते हो, प्रमाणित करते हो, प्रूफ करते हो एविडेंटली, तो वो कहलाएगा आपका डिडक्टिव मेथड। ठीक, चलिए अब मैं डिडक्टिव भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
और आलोक आपने शायद पूछा था ना, आपको क्लियर हो गया अब? विशिष्ट से सामान्य, विशिष्ट से सामान्य का मतलब आगमन, और सामान्य से विशिष्ट का मतलब निगमन, ये ध्यान रखना है, ठीक। अब मैं इधर वाला मिटाता हूं, उधर वाले को एक्सप्लेन करता हूं। इसी का उल्टा है वो, तो आराम से समझ आएगा, ठीक। अब मान लो निगमन की ओर की हम बात कर रहे हैं, तो हमें ध्यान क्या रखना है, इसका मतलब अभी मैं बताता हूं आपको कि जो छोटी कक्षाएं होंगी ना, उसमें आगमन विधि का प्रयोग ज्यादा होगा, वो ज्यादा बच्चों को बेहतर समझाने के लिए उपयुक्त होगी। बिल्कुल ठीक है आलोक। अब निगमन की ओर बढ़ते हैं। देखो, अब निगमन विधि का मतलब क्या हो गया, सामान्य से विशिष्ट। इसका मतलब क्या हो गया, देखो, इसका मतलब ये हो गया कि हम निगमन विधि अगर फॉलो करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, उसमें हम पहले जो है, उसमें हम पहले क्या करेंगे, उसमें हम पहले बच्चों को एक तरीके से जो नियम है, सामान्य जो नियम है, या मान लीजिए परिभाषा है, ठीक है, जो नियम है या परिभाषा है या सूत्र है, ये हम पहले ही बच्चों को बता देंगे, ठीक है। नियम, परिभाषा या सूत्र हम पहले ही बच्चों को बता देंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको प्रमाणित करेंगे, इसको प्रमाणित करेंगे, प्रमाणित करेंगे मतलब वेरीफाई करेंगे, प्रूव करेंगे, ठीक है। इसको प्रमाणित करते हैं किससे, इसको हम प्रमाणित करते हैं किससे, इसको हम प्रमाणित करते हैं एक तरीके से विशिष्ट अनुभवों से, इसको हम प्रमाणित करते हैं विशिष्ट अनुभवों से, विशिष्ट अनुभवों द्वारा कह सकते हो, या आप कह सकते हो उदाहरणों द्वारा, उदाहरणों या समस्याओं द्वारा, ठीक। तो जो भी परिभाषा नियम हमें बता दिया गया, जो भी सूत्र हमें बता दिया गया, हम बार बार उसका अलग अलग समस्याओं में, अलग अलग उदाहरणों में, अलग अलग स्थितियों में प्रयोग करेंगे, और प्रयोग करके उसको हम समझने की या सत्यापित करने की कोशिश करेंगे। बुक मेथड भी कह सकते हैं ऋचा, क्योंकि बुक में जानकारी पहले से दी होती है, उसी जानकारी को देखकर फिर हम उसको क्या करते हैं, प्रश्नों का उत्तर देकर समझने की कोशिश करते हैं, जांचने की कोशिश करते हैं उसमें लागू करके, ठीक है। जैसे मान लीजिए गणित हो गया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, देखो, नियम का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं सामान्य नियम, है ना, इसको हम कह सकते हैं सामान्य नियम, सामान्य नियम या परिभाषा द्वारा, ठीक। अब इसको देखो, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई सामान्य नियम यानी क्या हो गया, एक तरीके से सूत्र हो गया या परिभाषा हो गई। अब जैसे सूत्र हो गया किसका, लेट से गणित का, बच्चों को जो गणित सिखाई जाती है खासकर कक्षा 5 में, 6 में, 7 में, वो कैसी होती है, सूत्र विधि द्वारा, है ना। यानी कि हम पहले उसको एरिया का फॉर्मूला बता देंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला बता देंगे, है ना, क्षेत्रफल का या परिमाप का या आयतन का, और उस फार्मूले के आधार पर बच्चा क्या करेगा, आगे अपने प्रॉब्लम्स सॉल्व करेगा और उस फार्मूले को अप्लाई करेगा, फिर फार्मूले को वो सही मानने लग जाएगा, ठीक। तो सूत्र मतलब इसे गणित के सूत्र हो गए, गणित के अंदर अलग अलग समस्याओं को हल करने के सूत्र हो गए। और सूत्रों का प्रयोग करके हम क्या कर रहे हैं, सूत्रों का प्रयोग करके हम क्या कर रहे हैं एक तरीके से प्रश्नों का हल निकाल रहे हैं, प्रश्नों का हल निकालना, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक तरीके से आपका रूल टू एग्जाम्पल, ठीक है। तो गणित के सूत्र हो गए यानी रूल्स हो गए मैथ के, और रूल से हम कहाँ चले गए, एग्जाम्पल्स की तरफ चले गए या एक्सरसाइजेस की तरफ चले गए। तो रूल्स टू एग्जाम्पल्स अगर हम जाएंगे तो वो हो जाएगा आपका निगमन विधि, ठीक। और अगर हम एग्जाम्पल टू रूल जाएंगे तो वो हो जाएगी आगमन विधि। अब हमने जो सूत्र पढ़ा वो क्या पढ़ा, देखो, इंडक्टिव टू डिडक्टिव पढ़ा, इंडक्टिव टू डिडक्टिव, यानी ये क्या कह रहा है कि भाई हमारा जो वे ऑफ टीचिंग होना चाहिए, हमारी जो वे ऑफ टीचिंग होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि भाई जो इनिशियल क्लासेस हैं, जो प्राइमरी क्लासेस हैं, जो प्राइमरी एजुकेशन है, अगर हम यहां से शुरू करें और हम धीरे धीरे उसको आगे लेके जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, उसको हम धीरे धीरे प्राइमरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन की तरफ जब बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं इंडक्टिव से डिडक्टिव की तरफ बढ़ते जाएंगे। या किसी एक चैप्टर के अंदर भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक चैप्टर में शुरू में हम क्या करेंगे, बच्चों को खुद अनुभव इकट्ठा करने देंगे अलग अलग, और अनुभवों को इकट्ठा करके उनसे हम नियम की बात करने के लिए कहेंगे, नियम जांचने के लिए कहेंगे, उनसे पूछेंगे कि बताओ ये क्यों एक ही जैसा हो रहा है, इसमें क्या नियम छिपा हुआ है, इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इंडक्टिव। जब उनको वो नियम पता चल जाएगा, अब उस नियम के ऊपर हम कुछ और अभ्यास उनको कराएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, निगमनात्मक कहलाएगा। तो सबसे अच्छी विधि क्या मानी जाएगी कक्षा में, देखो यहाँ पे आप एक अलग से मैं बॉक्स बना के लिख रहा हूं, आप ध्यान से लिखो। सबसे उपयुक्त विधि क्या होगी, भाषा शिक्षण की अगर हम कहें तो सबसे उपयुक्त विधि क्या हो जाएगी, आगमन निगमन, और आगमन निगमन दोनों दिया हो तो हम
आगमन तथा निगमन दोनों को मानेंगे। आगमन तथा निगमन विधि, यानी आगमन के माध्यम से पहले उनको नियम सीखने का मौका देना, और जब वो नियम सीख जाएं तो उस पर और अभ्यास कराना, ताकि वो और बेहतर तरीके से उसको ग्रास्प कर सकें, उसको हम वेरीफाई कर सकें। तो एक तो होता है कि भाई आप जनरल रूल इवॉल्व करना, डेवलप करना, फिर उसको वेरीफाई करना। तो जब इवोल्यूशन ऑफ द रूल है तो वो इंडक्टिव है, जब उसका वेरिफिकेशन है तो वो क्या है, डिडक्टिव है। तो दोनों चाहिए, है ना। एक तो नया विचार बच्चों को आना भी चाहिए, और उस नए विचार का प्रमाण भी उनको पता होना चाहिए कि कैसे होगा, है ना, उसको प्रमाणित करना भी आना चाहिए। तो आगमन तथा निगमन विधि को हम क्या मानेंगे, सबसे बढ़िया मानेंगे। ठीक, सबसे उपयुक्त विधि किसको कहेंगे, आगमन तथा निगमन विधि को कहेंगे, यानी कि दोनों मेथड को हम लेकर चलेंगे तो वो बेस्ट मेथड माना जाएगा। ये समझ आया। मोस्टली जो हायर एजुकेशन होगा वहां पे ज्यादातर डिडक्टिव मेथड यूज होता है, ठीक है, लेकिन हम ये कह नहीं सकते कि हमेशा ही ऐसा होगा, क्योंकि बहुत सारे विषयों की मांग ऐसी होती है, डिमांड ऑफ द सब्जेक्ट ऐसा होता है कि वहां पे अलग अलग तरीके की मेथड्स की जरूरत आपको पड़ती है ना। जैसे मैंने बताया कि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे डिडक्टिव मेथड आपको लेना पड़ेगा इनिशियल क्लासेस में भी, ठीक है, लेकिन वहीं पे लैंग्वेज ऐसा है जहाँ पे हमें डिडक्टिव मेथड की ओरिएंटेशन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, हम इंडक्टिव हो सकते हैं। तो हम एकदम क्लियर कट ये नहीं बोल सकते कि भाई इंडक्टिव ओनली इज द बेटर और डिडक्टिव ओनली इज द बेटर। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स विल बी यूज्ड टुगेदर एंड दे विल बी द बेस्ट मेथड, है ना, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग जरूरत पड़ सकती है। प्लस एक ही चीज को समझने के लिए भी आगमन से हम उस नियम तक पहुंचते हैं, फिर निगमन से उसी नियम को प्रमाणित करते हैं कई सारे अलग अलग सिचुएशंस में अप्लाई करके। तो दोनों चीजें होनी चाहिए, तभी हमारा अधिगम पूर्ण होगा। ठीक, काफी है ये डिस्कशन आई थिंक निगमन और आगमन को समझने के लिए। जब भी विशिष्ट से सामान्य आएगा तो वो आगमन है, जब भी सामान्य से विशिष्ट आएगा तो वो निगमन है। ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो ये तो दो शिक्षण सूत्र आपने पढ़ लिए, आगमन से निगमन और विशिष्ट से सामान्य, स्पेसिफिक टू जनरल, इंडक्टिव टू डिडक्टिव एंड स्पेसिफिक टू जनरल। ये दो शिक्षण सूत्र आपने पढ़े, ये दोनों ही कहीं ना कहीं टीचिंग मेथड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये दोनों ही कहीं ना कहीं टीचिंग मेथड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या सूत्र हैं इसमें देखो, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं भाई। अब जैसे कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, क्या है, कॉन्क्रीट टू। अब इसमें आपने गलती यूपी टेट में बच्चों ने क्या करी थी, उसमें दिया था निगमन से आगमन, उन्होंने सोचा कि ये सही दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है, आगमन से निगमन सही है, ये गलत है। तो ये ध्यान रखना है बस। उल्टा क्रम अगर दे देगा ना, जैसे अमूर्त से मूर्त दे देगा तो वो अशुद्ध हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मूर्त से अमूर्त ठीक है। तो लिखिए अगला तीसरा, मूर्त से अमूर्त की ओर। ये तो समझ आ रहा होगा सबको, बताते चलो ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त का मतलब क्या होता है, कॉन्क्रीट, टू एब्स्ट्रैक्ट। ठीक, अब यही देखो यूपी में क्या किया, इसको इस रूप में ना लिख के क्या लिख दिया, उसको इसको लिख दिया उसने दृश्य से अदृश्य की ओर। तो हम क्या कर गए, कंफ्यूज हो गए, है ना। दृश्य का मतलब हो गया विजिबल और अदृश्य का मतलब हो गया इनविजिबल। इसी को चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, देखो, लौकिक से अलौकिक की ओर, तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है ये, ठीक है। लौकिक से अलौकिक की ओर लिख दिया जाए अगर, तो भी सेम बात है। लौकिक का मतलब जो फिजिकली अवेलेबल है, और अलौकिक का मतलब जो फिजिकली अवेलेबल नहीं है, जो भौतिक दुनिया का नहीं है, ठीक है। भौतिक से अभौतिक भी कह सकते हैं इसको हम लोग इसी तरीके से, क्या कह सकते हैं, भौतिक से अभौतिक, ठीक है। फिजिकल टू वर्चुअल, हम अनफिजिकल कह सकते हैं एक तरीके से। तो शब्दों का क्या है ना, कई बार अलग अलग शब्द लेकर पूछा जाता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आप लोगों को, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके समझना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो वर्ड्स के चेंज होने से कोई मतलब नहीं है। मॉन्टेसरी मेथड क्या है, एक लाइन में बता दीजिएगा सर, ठीक है। मॉन्टेसरी मेथड बेसिकली देखो, पूरी की पूरी मारिया मॉन्टेसरी के जो विचार हैं एजुकेशन को लेके, उस पर बेस्ड एक सिद्धांत है, जिसपे कि पूरा का पूरा मॉन्टेसरी स्कूलिंग भी चलाई जाती है, जिसमें कि लर्नर्स को जो है एक्टिविटी के थ्रू सीखने का मौका देने की बात की जाती है मोस्टली, ठीक है, कि ज़्यादातर जो है लर्नर जो है एक्सपीरियंस करके, एक्टिविटी करके, फ्री एनवायरनमेंट में नेचुरल तरीके से सीखे, प्राकृतिक तरीके से सीख सके, है ना, सहज रूप में सीख सके, आप ऐसे कह सकते हो। तो बेसिकली सहज रूप में बच्चों को सिखाने के लिए जो तरीका है नेचुरली सीखने के लिए, उसको हम मौर्य मॉन्टेसरी के प्रिंसिपल्स पे अप्लाई कर सकते हैं।
बाकी मैं अभी डिस्कस कर दूंगा और भी मेथड से, मौर्य मॉन्टेसरी का मेथड तो है ही है, डाल्टन प्लान भी है, ठीक है। तो बेसिक बेसिक बातें मैं बता दूंगा आप लोगों को, जिससे क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, तो ये आपको समझ आ गया मूर्त से अमूर्त का मतलब क्या हो गया कि भाई देखो बच्चा क्या करेगा, छोटा बच्चा है, अगर कोई भी विषय आप उसको सिखा रहे हो तो जो एक तरीके से उपस्थित चीजें हैं, जो एक तरीके से उपस्थित या उपलब्ध भौतिक वस्तुएं हैं, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहीं ना कहीं मूर्त चीजें कहेंगे, कंक्रीट कहेंगे, ठीक। और जो एक तरीके से अनुपस्थित हैं, अनुपस्थित, अनुपस्थित कह सकते हैं उसको हम, या अनुपलब्ध कह सकते हैं, अनुपलब्ध कह सकते हैं, या हम उसको कह सकते हैं अभौतिक, या हम क्या कह सकते हैं उसको अलौकिक कह सकते हैं। अलौकिक यानी जो कल्पनात्मक है, इमेजिनरी है, कल्पनाओं में जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं खाली, ठीक है, कल्पनात्मक है। या फिर जैसे मान लीजिए हम इसको कहें जैसे सपोज करो भाव हैं, जैसे भाव हो गए या संवेग हो गए, उनकी हम बात कर सकते हैं इसमें, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसकी बात कर सकते हैं, भाव या संवेग की बात कर सकते हैं। जैसे जीवन है ना, लाइफ क्या है, जैसे डेथ यानी कि मृत्यु क्या है, इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे ईश्वर, ठीक है, ईश्वर या गॉड, इसकी बात हो गई। या जैसे बच्चों के स्तर पे अगर हम देखें तो बच्चों के स्तर पे जैसे मान लीजिए खगोलीय घटनाएं हैं, वो भी तो एब्स्ट्रैक्ट हैं, उसको भी तो इमेजिन ही करना पड़ेगा बच्चे को, ठीक है। तो जो एस्ट्रोनॉमिकल एक तरीके से इवेंट्स हैं, ठीक है, यानी जैसे यूनिवर्स हो गया, अब यूनिवर्स को बच्चा देख थोड़ी सकता है क्लियर क्लियर अपने ओपन आईज से, या उसको वो कहीं ना कहीं देखकर एक्सपेरिमेंट थोड़ी उसके साथ कर सकता है ब्रह्मांड के साथ, कि भाई ब्रह्मांड क्या, आकाश गंगा क्या है, एलियन क्या होते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि इमेजिनरी कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बोलेंगे। इन सबको हम क्या बोलेंगे, अमूर्त अवधारणाएं बोलेंगे। जितने भी इमोशंस हैं, जितने भी एक तरीके से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स हम कह सकते हैं, उनको हम किस में रखेंगे, उनको हम जो है रखेंगे अमूर्त में। जैसे मन है, मस्तिष्क है, अब ये मन मस्तिष्क जो है मूर्त रूप में तो है नहीं, अमूर्त रूप में है। जैसे ज्ञान है, किसी भी चीज का ज्ञान क्या होता है, अमूर्त रूप में होता है। वस्तुएं मूर्त होती हैं लेकिन ज्ञान क्या होता है, अमूर्त होता है। तो जो रियल नहीं है उसी को हम क्या बोलेंगे, अमूर्त बोलेंगे, जो कि कहीं ना कहीं इमेजिनेशन बेस्ड है, जिसकी लर्निंग हमें करनी है अगर, तो हमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करनी पड़ेगी, अमूर्त चिंतन करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा, चीजों को कहीं ना कहीं हाइपोथेसिस के बेसिस पे सीखना पड़ेगा, कल्पनात्मक आधार पे, परिकल्पनात्मक आधार पे सीखना पड़ेगा। तो एक चीज समझो कि बच्चे को ज्यादा आसानी से क्या समझ आएगा, पहले मूर्त या अमूर्त, बच्चे की दुनिया से जुड़ा हुआ क्या होगा, जो मूर्त चीजें होंगी, जो मूर्त चीजें होंगी वो कैसी होंगी, ये बच्चे की दुनिया से जुड़ी होंगी। अभी हमने पहले ही पढ़ा कि जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, तो बच्चे के प्रत्यक्ष जीवन से जुड़ी हुई चीजें कौन सी हैं, जो मूर्त हैं। तो इसीलिए हमें पहले क्या करना है, बच्चों को कोई भी विषय समझाना है तो कॉन्क्रीट चीजों के साथ, कॉन्क्रीट वेज के साथ समझाने की जरूरत है। पहले हम कॉन्क्रीट वर्ल्ड के बारे में बच्चों को बताएंगे, फिर हम उनको एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड के बारे में बताएंगे। पहले हम उसको पक्षी के बारे में, जानवरों के बारे में, पौधों के बारे में, है ना, फलों के बारे में, सब्जियों के बारे में, वस्तुओं के बारे में, कंप्यूटर, टीवी, इन चीजों के बारे में बताएंगे, जिसको कि बच्चा प्रैक्टिकली अनुभव कर सके, जिसको कि वो व्यवहारिक रूप से अनुभव कर सके, प्रयोग कर सके, उसके साथ एक्सप्लोरेशन कर सके, इंटरैक्शन कर सके, अंतरक्रिया कर सके। जैसे कि जीन पियाजे और वाइगोस्की के थॉट्स से हम पढ़ते हैं ना कंस्ट्रक्टिविज्म में, कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है वस्तुओं के साथ, अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हुए। तो अंतःक्रिया जिससे किया जा सकता है, जिसको हम जांच सकते हैं, परख सकते हैं, वो कॉन्क्रीट है, और वो बच्चे को जल्दी समझ में आएगा। तो हम कॉन्क्रीट चीजों से लेके एब्स्ट्रैक्ट चीजों की ओर बढ़ते हैं, एंड दिस इज द टीचिंग मैक्सिम विच शुड बी फॉलोड इन अ क्लास। डन, समझ आ गया सबको। अब नेक्स्ट फोर्थ देखो हम क्या पढ़ सकते हैं इसमें। अब इसी से रिलेटेड होता जाएगा। देखो अब जैसे जो कंक्रीट है वो क्या है बच्चे के लिए, कहीं ना कहीं ज्ञात है, ज्ञात से अज्ञात की ओर हम कहेंगे। आपका जैसे जो करिकुलम होता है, हमारा जो पाठ्यक्रम होता है, स्पाइरल या वर्तुलाकार पाठ्यक्रम कहते हैं, स्पाइरल करिकुलम कहते हैं इसको। स्पाइरल करिकुलम का मतलब क्या होता है कि एक लेसन हम पढ़ते हैं और अगला जो लेसन होता है वो पिछले लेसन के ऊपर कहीं ना कहीं बेस्ड होता है, डिपेंड होता है। तो पिछले पाठ की जानकारी हमें जरूरी, हमें काम आती है कब, जब हम अगला पाठ पढ़ते हैं। तो जो पिछले पाठ की जानकारी है वो हमारे लिए क्या है, ज्ञात है, यानी कि नोन है। और नोन से हम क्या बढ़ेंगे, किधर बढ़ेंगे,
अननोन, यानी जो नया कंसेप्ट हम सीखेंगे उस पार्ट के अंदर, अगले पार्ट के अंदर, वो अननोन हो जाएगा। तो हम इसको कहते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक, कोई भी चीज जो आपने कल अनुभव किया और जो आज नई स्थिति में आज अनुभव करोगे, उसमें कल के अनुभव का योगदान तो रहेगा ही रहेगा। डन। तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको नोन टू अननोन कहेंगे, है ना। तो इसका मतलब नोन का मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे नोन का मतलब हो गया आपका पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान व अनुभव, प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो बच्चे को जब भी हम कोई चीज सिखाएं तो क्या करें, पहले उसका प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस क्या है उसको चेक करें, और उसको चेक करके उसके माध्यम से ही हम उसको नई चीज सिखाएं। ठीक, तो नई चीज क्या हो गई, जो करंट सिचुएशन है, जो करंट या न्यू नॉलेज है, न्यू नॉलेज या एक्सपीरियंस है, वो जो बच्चे को पता नहीं है, जो बच्चे के लिए अननोन है, जो अभी सिखाना बाकी है हमें। ठीक है, तो ये हो गया प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ये हो गया करंट न्यू नॉलेज और एक्सपीरियंस, यानी कि जो वर्तमान नया ज्ञान और अनुभव है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जो वर्तमान नया ज्ञान और अनुभव है वो हमें सिखाना है किसके माध्यम से, उसके पूर्व ज्ञान के माध्यम से, क्योंकि पूर्व ज्ञान क्या करेगा, इसमें हेल्प करेगा। तो इसलिए पूर्व ज्ञान का यूज करना ज्यादा जरूरी होता है, वो नई स्थितियों में अपने आप ही। अधिगम का अंतरण हमने पढ़ा हुआ है ना, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है, अधिगम का अंतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, थॉर्नडाइक की थ्योरी है ना, आइडेंटिकल एलिमेंट्स वाली। अगर ये वाली स्थिति पहले स्थिति से मिलती जुलती होगी तो यहाँ वाला ज्ञान इसमें काम आ जाएगा। तो स्पाइरल करिकुलम हमारा ऐसा ही बनाया गया है, भारत में जो हम एजुकेशनल करिकुलम यूज करते हैं वो ऐसा ही होता है, जिसमें कि पीछे का जो ज्ञान होता है उसी के आधार पर आगे नया ज्ञान डेवलप किया जाता है बच्चे का, है ना। तो उसमें ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का पूरा स्कोप होता है, अधिगम के अंतरण का पूरा स्कोप होता है। ठीक, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब अधिगम का अंतरण। तो इसलिए हमें क्या ध्यान रखना है कक्षा में, कि हम कोई भी चीज पढ़ाएंगे तो बच्चे का जो अपना नॉलेज है उस विषय पर, उसको पहले हम पूछेंगे उससे, और उसको जानकर उसके अकॉर्डिंगली ही हम नए विषय को सिखाएंगे, ताकि बच्चे के पिछले ज्ञान का उपयोग नई ज्ञान को सिखाने में किया जा सके। तो ये हो गया आपका नोन टू अननोन। इसी से रिलेटेड आ जाएगा आपका क्या, एक और मैक्सिम आ जाएगा, जैसे मान लीजिए पूर्ण से अंश की ओर, होल टू पार्ट। होल टू पार्ट जो एनालिटिकल मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं, होल टू पार्ट ही तो चलते हैं। पहले हम होल को समझेंगे, फिर उसको अलग अलग खंडों में बांटेंगे, अलग अलग हिस्सों में बांटेंगे, और उससे हम पूरे विषय को एक्सप्लेन करेंगे। कोई भी बुक आप उठाओगे तो वो क्या होती है, इसी कॉन्सेप्ट पे या इसी मैक्सिम पे बेस्ड होती है, पूर्ण से अंश। जैसे मैं एग्जाम्पल इसका देता हूं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे जो ह्यूमन बॉडी है, मानव संरचना है, या प्लांट है कोई, है ना, तो बच्चा पहले जाके सीधे सीधे क्लोरोफिल सीखना शुरू कर देगा, या पहले वो प्लांट क्या होता है जानेगा। टेस्ट 5 एंड टेस्ट 6 लॉक्ड है, देखो भाई बात करो उनसे, क्यों लॉक्ड है। लॉक्ड वो आप अपने जो पेपर होगा आपका, पेपर 1 या 2 सोशल साइंस या मैथ साइंस, उसके हिसाब से ओपन करो। हो सकता है कि आपको वो अलॉटेड हो सिर्फ वही पेपर। वैसे तो मैंने तीनों सबके लिए ओपन करने के लिए बोला हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि हिंदी इंग्लिश और सीडी तो सबका कॉमन ही है, तो वो तो प्रैक्टिस हो ही सकता है। चलिए, ह्यूमन बॉडी जैसे मान लीजिए हो गया, मानव शरीर हो गया। अब मानव शरीर अगर बच्चे को आपको सिखाना है तो आप मानव शरीर पहले एज अ होल बताओगे। पहले मानव शरीर के बारे में क्या करोगे आप, एज अ होल, यानी पूर्ण रूप से इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करोगे, राइट। और इसके बाद फिर आप क्या करोगे, इसके पार्ट्स है ना, यानी कि पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी बताओगे, कि भाई कितने सिस्टम्स हैं, कौन कौन से अंग हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। ये हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, है ना, टॉपिक को जब एक्सटेंड करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, कि जो मानव शरीर के अंग हैं, मानव शरीर के तंत्र या अंग, हिस्से, इसको हम क्या करेंगे बाद में बताएंगे। तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी को हम जो है पार्ट कह सकते हैं, है ना, इन डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग हिस्सों में बांट के, अलग अलग खंडों में बांट के हम इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, इन डिफरेंट पार्ट्स। आई बात समझ में। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ भी ऐसा ले सकते हो, ठीक है, प्लांट के बारे में हो गया, जंगल के जीवन के बारे में हो गया। तो पहले बच्चे को जंगल पता होना चाहिए ना, उसके बाद तो उसको पता होना चाहिए कि भाई जलचर कौन है, उभयचर कौन है, ठीक है ना। उसके बाद तो उसको मालूम होना चाहिए जंगल की वनस्पतियां क्या होती हैं, जंगल के जानवर कौन से होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, नेशनल पार्क्स कौन से हैं,
ठीक, ये सब चीजें तो बाद में बताएंगे, पहले हम उसको जंगल क्या है ये समझाएंगे कि भाई जंगल और बगीचे में अंतर है। क्योंकि आजकल के बच्चे जो शहरों में रह रहे हैं उन्हें जंगल क्या पता, खेत क्या पता, खलिहान क्या पता है, पता ही नहीं है। ठीक है, तो उनको क्या पता है कि भाई जो मेरे पड़ोस में गार्डन है 200 स्क्वायर फीट का, उसी को जंगल कहते होंगे। तो हमें सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा, जंगल बताना पड़ेगा, वाइल्ड लाइफ के बारे में बताना है। तो पहले व्हाट इज बेसिकली जंगल, जंगल की हम पहले बात करेंगे, फिर जंगल के अलग अलग एलिमेंट्स की बात करेंगे कि भाई उसमें जानवर भी हैं, पक्षी भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, अलग अलग वनस्पतियां भी हैं। ठीक है। वर्ल्ड टू कॉन्टिनेंट, हाँ डेफिनेटली, कई सारी चीजें, यूनिवर्स से लेके अर्थ तक आ सकते हो। ठीक है, सोलर सिस्टम से लेके प्लैनेट तक जा सकते हो। तो इस तरीके से आप एक एग्जांपल ले सकते हो। अनसर्टन टू सर्टन, रीचा कह रही है, बिल्कुल ठीक है, अनिश्चित से निश्चित की ओर ले जाएंगे, तो उसी को हम इसमें रखेंगे। ठीक है, जैसे बेसिकली आप देखोगे कि बच्चे जो है शुरू में क्या करते हैं, शुरू में एक तरीके से जनरल एक्टिविटीज करते हैं, बाद में स्पेसिफिक एक्टिविटीज करते हैं। तो पहले वो रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्सेज करते हैं, बाद में वो क्या करते हैं, बाद में वो जो है एक तरीके से गोल ओरिएंटेड रिस्पॉन्सेज करते हैं। तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं अनसर्टन टू सर्टन भी इसको। ठीक, और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि हम इसमें शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं क्या। एक तो हो गया आपका प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की तरफ, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की तरफ। ठीक है, लिख लीजिए प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष। ये भी कहीं ना कहीं वही बात हो गई जो हमने अभी पढ़ी, किसमें, मूर्त से अमूर्त वाली, है ना। प्रत्यक्ष का मतलब हो गया जो सीधे सीधे मौजूद हो, जो सीधे सीधे मौजूद हो या महसूस किया जा सके। जैसे मान लो बारिश है, अब बारिश का परिणाम, जैसे मान लो बारिश हुआ, ठीक है, बच्चा बारिश में भीग रहा है, अब आप उसको बोल रहे हो भाई मत भीगो, नहीं तो नहीं तो जो है बीमार हो जाओगे। एक हो गया कि भाई हम क्या कह रहे हैं, बारिश से बच्चे को कह रहे हैं कि भीग जाओगे। एक हो गया हम कह रहे हैं बच्चे से कि बारिश हो रही है, बारिश से हट जाओ, नहीं तो क्या हो जाओगे, तुम भीग जाओगे। और एक हम क्या कह रहे हैं कि बीमार हो जाओगे। अब बीमार हो जाओगे क्या हो गया, अप्रत्यक्ष परिणाम हो गया। लेकिन सबसे पहले जो बच्चे को समझ आएगा वो कौन सा परिणाम समझ आएगा, बीमार होने का या भीग जाने का, भीग जाने का। यानी कि ये क्या हो गया, प्रत्यक्ष हो गया सीधा सीधा, और ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया। ठीक, अप्रत्यक्ष हो गया। जैसे कई बार बच्चों को कोई चीज करने में उस समय मजा आता है तो वो उस चीज को बार बार करना चाहते हैं, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म में क्या है परिणाम, खतरनाक हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। बहुत सारी बैड हैबिट्स बच्चे इसी वजह से सीख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो करंट डायरेक्ट इम्पैक्ट है उससे प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन जो इनडायरेक्ट उसका नुकसान है उसको नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते। तो हमें क्या ध्यान रखना है। पिंटू कुमार जी कह रहे हैं मेरा कमेंट रीड नहीं हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है पिंटू जी। आप क्या लिखना चाह रहे हो, आपका एक्चुअली समझ नहीं आया, अब मुझे लगा फिर से लिखोगे संश्लेषण से। अच्छा, आप संश्लेषण लिखना चाह रहे थे, अब वो सेंसेशन जैसा दिख रहा था मुझे इंग्लिश की वजह से ना। ठीक है, क्योंकि LATION नहीं होगा ना, LA संश्लेषण अगर आप लिखना चाहोगे रोमन में तो क्या लिखोगे, SANSHLESHAN, तब जाके बनेगा रोमन में। अगर आप लिखते भी हो मान लो तो मैं इसलिए समझ नहीं पाया था, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम उसको एक तरीके से विश्लेषण से संश्लेषण की ओर करेंगे, अभी पढ़ा देता हूं मैं उसको भी। ठीक, ये समझ आ गया आपको, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। ठीक है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। और जो ये हो गया जो अप्रत्यक्ष प्रभाव है, यानी कि प्रभाव का जो प्रभाव है उसको हम क्या कह सकते हैं, प्रभाव का प्रभाव, अप्रत्यक्ष प्रभाव। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि भी मान लीजिए हमारी जो एजुकेशन है ना, हमारी जो एजुकेशन है उसमें क्या है, उसमें मान लीजिए कि वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है, स्किल डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा, तो अब इससे डायरेक्ट इंपैक्ट क्या आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। अब उससे इनडायरेक्ट इंपैक्ट क्या आएगा कि भाई गरीबी होगी। तो हम कह सकते हैं कि भाई शिक्षा में जो रोजगार उन्मुख शिक्षा की कमी है, एजुकेशन के अंदर जो वोकेशनल एजुकेशन लैक कर रहा है, ड्यू टू दैट डेफिशिएंसी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन आवर करंट एजुकेशन इज लीडिंग टू व्हाट, इज लीडिंग डायरेक्टली टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनडायरेक्टली टू पॉवर्टी। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बच्चे को हम डायरेक्ट इंपैक्ट पहले बताएंगे, इनडायरेक्ट बाद में। पिंटू बिल्कुल आपका कमेंट आ रहा है, अभी 5 दिन का तो मुझे नहीं पता, बट अभी तो बिल्कुल आ रहा है। आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप पूछो जो भी आपका डाउट है। संश्लेषण से विश्लेषण जो आप बोल रहे हो ना उसको मैं करा देता हूँ, लिख लीजिए।
विश्लेषण से संश्लेषण होता है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। मतलब कि हम क्या करते हैं, किसी चीज का वर्णन करेंगे अलग अलग तरीके से, फिर उसके बारे में ओवरऑल कंसेप्ट बनाएंगे। हमने कॉग्निटिव जो एक तरीके से डोमेन है लर्निंग का, ब्लूम के द्वारा दिया हुआ, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में वो पढ़ा हुआ है। उसमें हमने पढ़ा हुआ है ना, विश्लेषण नीचे है, उसके ऊपर क्या आता है, संश्लेषण। जो कॉग्निटिव डोमेन मैंने आपको पढ़ाया था उसमें हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले नॉलेज, उसके बाद नॉलेज के बाद क्या, कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन के बाद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद एनालिसिस, एनालिसिस के बाद तब सिंथेसिस और तब इवेल्युएशन, है ना। तो एनालिसिस टू सिंथेसिस हम पहुंचेंगे। एनालिसिस जो है सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंथेसिस क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो एनालिसिस का मतलब हो गया कि हम पहले किसी चीज के बारे में एनालाइज करेंगे, उसका वर्णन करेंगे, उसके बारे में अलग अलग करके जानेंगे, पहचानेंगे उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में, और उसके बाद हम उससे क्या करेंगे, ओवरऑल जो कंसेप्ट है हमारा उसको डेवलप करेंगे। ठीक है, तो एनालिसिस से सिंथेसिस हम इसको कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको और अगर इसमें समझना है, कुछ पढ़ना है, तो आप इसमें लिख सकते हो। जैसे हमने बात की सरल से जटिल, एक रह गया आपका क्या, सरल से जटिल की ओर। लिख लीजिए, सरल से जटिल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जो अधिगम होना चाहिए बच्चों का कैसा होना चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, सरल से जटिल की ओर होना चाहिए, है ना। मतलब कि पहले बच्चे को वो चीजें सिखाई जानी चाहिए जो आसान है सीखने में, और धीरे धीरे हम उसकी डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते जाएंगे। जैसे कोई भी मैथ की एक्सरसाइज हो, किसी भी विषय की एक्सरसाइज हो, तो आप देखोगे कि शुरुआती क्वेश्चन कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, ईजी होते हैं, ठीक है, बेसिक एबिलिटी वाले होते हैं, और धीरे धीरे उसमें क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटी आती जाती है, हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन होते जाते हैं। तो इसीलिए बच्चों को हम पहले क्या सिखाएंगे, जो सरल विषय है, धीरे धीरे उस विषय की जब उनको बेसिक जानकारी होती जाएगी, उनको टर्मिनोलॉजीज मालूम होती जाएंगी, तो धीरे धीरे उसके इंटर रिलेशंस, कोरिलेशंस, कॉन्सेप्ट्स के बीच में कंपैरिजंस, डिफरेंसेज, सिमिलैरिटीज, ये सब भी हम सिखाते जाएंगे, जो कि थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंटेंट होता जाएगा। तो दैट विल बी द प्रोसेस ऑफ टीचिंग मैक्सिम्स। ठीक है, इनको हम टीचिंग मैक्सिम्स में करेंगे। इसमें आपको मैंने जैसा बताया वो भी आप लिख सकते हो, अनिश्चित से निश्चित। ठीक, लिख ही रहे हो तो वो भी लिख लो, अनिश्चित से निश्चित। यहां पे लिख देता हूं मैं, अनिश्चित से निश्चित की ओर। मतलब जो इनडेफिनिट है उससे हम डेफिनेट की ओर जाएंगे। ठीक है, मतलब बच्चा पहले जो है अनिश्चित अनुक्रियाएं करना सीखेगा, धीरे धीरे वो निश्चित क्रियाएं करना शुरू कर देगा, जो कि उद्देश्य उन्मुख होंगी, उद्देश्य से निर्धारित होंगी। और दूसरी बात ये होगी कि किसी भी विषय के बारे में पहले बच्चे का ज्ञान अनिश्चित और अस्पष्ट होता है, धीरे धीरे जब उसके बारे में उसकी समझ और मैच्योरिटी बढ़ती है, तो उसके बारे में उसका ज्ञान पक्का होता जाता है, स्पष्ट होता जाता है, और फिक्स होता जाता है, निश्चित होता जाता है। तो ये सारे आपके टीचिंग मैगजीम्स के पार्ट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, टीचिंग मेथड्स। देखो एक और चीज समझो, भाषा शिक्षण की विधि अगर हम देखें, भाषा शिक्षण की विधि, ये तो हो गए सिद्धांत और मैगजीम्स। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं जहां से प्रश्न आएगा सीधे सीधे। सबसे पहले तो देखो, एक होता है प्रत्यक्ष मेथड, प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, डायरेक्ट मेथड। ये क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में देखो क्या होगा कि जो लक्ष्य भाषा होगी हमारी, जो भी टारगेट लैंग्वेज होगी, लक्ष्य भाषा मैंने कल बताया था आपको, लक्ष्य भाषा का मतलब क्या होता है, जो भाषा सीखी जानी है। मतलब जो भी क्लास है, मान लीजिए अगर अंग्रेजी की क्लास है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे इंग्लिश की क्लास में, इंग्लिश की क्लास में इंग्लिश क्या हो जाएगी आपकी, टारगेट लैंग्वेज हो जाएगी, यानी लक्ष्य भाषा हो जाएगी। ठीक, ध्यान रखना है, लक्ष्य भाषा यानी कि जो भाषा सीखी जानी है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख लिया हमने, इंग्लिश की क्लास में इंग्लिश क्या है, टारगेट लैंग्वेज। संस्कृत की क्लास में संस्कृत क्या है, टारगेट लैंग्वेज। हिंदी की क्लास में हिंदी क्या है, टारगेट लैंग्वेज है। ठीक है, 6-9 इंग्लिश में हेडिंग क्या होगा सर, मतलब ये सारे टीचिंग मैगजीम्स ही तो है ना। अच्छा, इंग्लिश में इसको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इनडेफिनेट टू डेफिनेट। साइमा, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बोलेंगे प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष को, और डेफिनेट से इनडेफिनेट बोलेंगे किसको, या अनसर्टन से सर्टन बोल सकते हैं, अनसर्टन टू सर्टन।
और इसको बोलेंगे हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ठीक है, टीचिंग मेथड थोड़ा सा देख लो आप लोग, उसके बाद स्किल्स पे बात कर लेंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि असेसमेंट इवैल्यूएशन वगैरह तो मैंने आपको अलग से पढ़ाई रखा है सीडी में, वही यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो मुख्य रूप से यही दो बातें रह गई हैं, जल्दी से कर लेते हैं इसको, फिर आपके क्वेश्चंस में ले लेता हूँ। ये इधर का हो गया होगा आपका, आई थिंक, एनालिसिस टू सिंथेसिस एंड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। देखो मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ आपसे, डायरेक्ट मेथड क्या होता है समझो। ठीक, डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या हो गया? डायरेक्ट मेथड का मतलब हो गया कि जो भी हमारी लक्ष्य भाषा है, जो भी टारगेट लैंग्वेज है, जिसका मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है, इसको पढ़ाते समय क्या किया जाएगा? लक्ष्य भाषा पढ़ाते समय जो अनुदेशों का माध्यम होगा, अनुदेशों तथा बातचीत का माध्यम भी इसी लक्ष्य भाषा को बनाया जाता है। बड़ा ध्यान से समझो, इस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जब हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे टीचिंग ऑफ लैंग्वेज के लिए, भाषा सिखाने के लिए, तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा कि जो भी लक्ष्य भाषा हमको सिखानी है, तो उस लक्ष्य भाषा को पढ़ाते समय जो इंस्ट्रक्शंस का मीडियम होगा, जो अनुदेशों का मीडियम होगा, या फिर जो बातचीत का माध्यम होगा, आपस में इंटरेक्शन का जो मीडियम होगा, बच्चों के बीच में, टीचर के बीच में, बच्चों और बच्चों के बीच में, वो क्या होगा? इसी लक्ष्य भाषा को बनाया जाएगा। यानी अंग्रेजी की क्लास अगर हो रही है मान लीजिए, और अंग्रेजी की क्लास में सारी बातचीत टीचर की तरफ से, बच्चों की तरफ से आपस में इंग्लिश में ही हो रही है, इफ इंग्लिश क्लास इज देयर एंड ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर इंटरेक्टिंग ओनली इन इंग्लिश, सो ऑब्वियसली दैट विल बी डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग द लैंग्वेज। एंड ये किया क्यों जाता है? देखो, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? डायरेक्ट मेथड का ऑब्जेक्टिव क्या है अगर देखा जाए, इसका उद्देश्य क्या है? तो आप एक पॉइंट में इसको नोट करो, इसका उद्देश्य क्या होता है? इससे हम भाषा अधिगम तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ भाषा अर्जन के लिए भी यह एक अच्छा मौका हो जाता है, भाषा अर्जन का भी एक वातावरण कक्षा में बन जाता है। तो हम क्या लिखेंगे? भाषा एक्विजिशन यानी अर्जन या अधिग्रहण, भाषा अर्जन के लिए स्वाभाविक कक्षा वातावरण बनाने के लिए, ताकि अन्य भाषा, खासकर अन्य भाषा में यह लाभदायक होता है, ताकि अन्य भाषा के अर्जन की संभावना बढ़ जाए। ठीक है, अधिगम तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हम, चूंकि देखो अन्य भाषा जो होती है उसका हमें बाहर की दुनिया में, एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस का मौका नहीं मिलता, क्योंकि मदर टंग में हम बातचीत कर रहे होते हैं। तो मदर टंग के लिए तो हम बाहर भी एक्वायर कर रहे होते हैं और स्कूल में भी सीख सकते हैं, लेकिन जब अदर लैंग्वेज की बात आती है तो अदर लैंग्वेज में क्या होता है? टोटल हम डिपेंड हो जाते हैं स्कूल की क्लासरूम में, जो उस लैंग्वेज की क्लासरूम है उस पर डिपेंड हो जाते हैं। अब अगर उसी क्लासरूम को हम मान लीजिए इनडायरेक्ट मेथड से ना सिखा के डायरेक्ट मेथड से सिखाएं, यानी कि उस क्लास में हम रिस्ट्रिक्शन डाल दें कि भाई नोबडी विल स्पीक अ सिंगल वर्ड ऑफ हिंदी, एवरीबडी विल स्पीक इंग्लिश, तो होगा क्या कि वी विल क्रिएट अ नेचुरल एनवायरनमेंट इन द क्लास वेयर वी will interact with each other even about our daily life experiences in English, so that will help us to acquire the language at the same time when we will be learning the language। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि भाषा अधिगम तो हो ही रहा है। ठीक है, भाषा का अधिगम यानी लर्निंग तो हो ही रही है, भाषा अधिगम के साथ और क्या हो जाएगा? भाषा अधिगम के साथ हम कह सकते हैं कि भाषा अर्जन की संभावना भी बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ? आप ऐसे लिख सकते हो कि प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग क्यों होगा? इसका उद्देश्य क्या होगा कि भाषा अधिगम के साथ भाषा अर्जन के लिए स्वाभाविक कक्षा वातावरण बनाया जा सके, ताकि अन्य भाषा के अर्जन की संभावना भी बढ़ सके, है ना। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होगा? जो भाषा सिखाई जा रही है उसको उसी भाषा में सिखाया जाए, उसके लिए उसी भाषा का प्रयोग किया जाए, इसको हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं या डायरेक्ट मेथड कहते हैं।
और इसका बेनिफिट क्या है मैंने बताया आपको, ताकि क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है उसको हम एक्विजिशन के लायक बना सकें, ताकि बच्चा नॉर्मल बातचीत में भी एक दूसरे से हालचाल पूछने में भी उसी भाषा में बात करेगा, तो उसकी लर्निंग तो हो ही रही है, एक्विजिशन भी स्टार्ट हो जाएगी और बच्चों की क्षमताओं में जल्दी सुधार हो जाएगा, बच्चों की स्किल्स में जल्दी डेवलपमेंट आ जाएगा, भाषा के कौशल जल्दी विकसित हो जाएंगे। क्योंकि मातृभाषा में तो बाहर सीखने का मौका होता है एनवायरनमेंट से, अन्य भाषा में जनरली नहीं होता है, तो मोस्टली अन्य भाषा के लिए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया जाता है और लाभदायक होता है। हालांकि करने को हम किसी के लिए भी कर सकते हैं, मातृभाषा में तो करेंगे ही, क्योंकि मातृभाषा में तो वही भाषा बच्चे की वातावरण की भाषा भी है, वही बच्चे की घरेलू भाषा भी है, वही बच्चा सीख भी रहा है भाषा कक्षा में, लक्ष्य भाषा भी वही है, तो वहां पे तो कोई दिक्कत है नहीं। क्लियर हो गया ये डायरेक्ट मेथड? अब इसी तरीके से इनडायरेक्ट मेथड अगर आपसे पूछ दिया जाएगा अप्रत्यक्ष विधि, तो उसमें क्या हो जाएगा, हम जो लक्ष्य भाषा होगा उसको सीखने के लिए दूसरी भाषा का प्रयोग करेंगे। बाइलिंगुअल मेथड में हम क्या करते हैं, हम दोनों दो भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जो लक्ष्य भाषा है उसका भी और जो बच्चों की भाषा है उसका भी। ठीक, तो मैं लिख देता हूं, देखो आप समझ जाओगे। अप्रत्यक्ष विधि और एक्सप्लेन कर देता हूं। अप्रत्यक्ष विधि यानी इनडायरेक्ट मेथड, ये इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे मान लो कि भाई आपको हिंदी सिखानी हो किसी फॉरेनर को, अगर आपको हिंदी सिखानी हो किसी फॉरेनर को यानी किसी अमेरिकन को, वो इंडिया विजिट करने वाला है और आप उसको हिंदी सिखाने जा रहे हो, तो हिंदी को हिंदी में सिखाओगे तो उसको समझ आएगा क्या? अगर आप किसी फॉरेनर को हिंदी सिखाओगे तो क्या उसको हिंदी में समझ आएगा? कोई इंस्ट्रक्शन आपका समझ पाएगा वो हिंदी में? नहीं समझ पाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, उसको इंग्लिश में सिखाना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं तो आपकी समझ सको। जैसे कोई फॉरेनर है, मान लीजिए विदेशी व्यक्ति है, पर्यटक है, टूरिस्ट है, और उस विदेशी पर्यटक या टूरिस्ट को आपको क्या सिखाना है, हिंदी सिखाना है। तो हिंदी सिखाने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, उसके भाषा में ही सिखाना पड़ेगा। हिंदी सिखाने के लिए हम हिंदी में तो नहीं सिखा पाएंगे क्योंकि हिंदी तो उसको आती नहीं है। जैसे हमको फ्रेंच सीखना हो तो क्या हमें फ्रेंच में ही कोई फ्रेंच सिखाएगा तो समझ आएगी? अब हम पता चला इंस्टीट्यूट में गए, शुरू से ही गार्ड ही फ्रेंच में बात कर रहा है, उसके बाद काउंसलर फ्रेंच में बात कर रही है, टीचर फ्रेंच में बात कर रहे हैं, तो हमें कुछ भी समझ में तो आएगा नहीं। हम वापस लौट आएंगे कि भाई अपना भोजपुरी है ठीक बा, है ना, हमको लगेगा कि भोजपुरी है ठीक बा, ये का करल जी फ्रेंच सीख के हो, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, समझ ही नहीं आएगा भाई। तो हम क्या करेंगे कि भाई हम अगर फ्रेंच भी सीखने जा रहे हैं और हमें फ्रेंच आती नहीं है तो हमें हिंदी का माध्यम लेकर फ्रेंच सिखाना पड़ेगा उसको, तब तो उसको हम माने ना, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। ऋचा मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट इन द सेंस, देखो इनडायरेक्ट दोनों केसेस हैं, मैंने आपको बताया अभी कि भाई अगर सपोज करो कि जैसे दूसरा केस मैं ले रहा हूं कि भाई हमें आता ही नहीं है दूसरा लैंग्वेज बिल्कुल भी, और ऐसी स्थिति में हमें सीधे सीधे अगर डायरेक्ट मेथड से सिखाया जाएगा तो हमें समझ ही नहीं आएगा। तो होना ये चाहिए कि भाई इनडायरेक्ट मेथड का यूज पहले होना चाहिए स्टार्टिंग में, धीरे धीरे उसको हम डायरेक्ट मेथड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, एक्विजिशन का अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा। बट डे वन से अगर हम कंपल्सन कर देंगे डायरेक्ट मेथड का उस भाषा में, खासकर जिसमें कि हमारी बिल्कुल स्किल नहीं है, जीरो है हम, तो वहां पे फिर हमारे लिए डायरेक्ट मेथड उतना उपयोगी नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे, बिल्कुल जो ऐसी भाषा है जो हमें बिल्कुल नहीं आती है उसको अगर सिखाना है तो पहले हमें इनडायरेक्ट मेथड का यूज करना पड़ेगा, जिसमें कि हम जो हमारी अपनी भाषा है जो हमें आती है उसका सहारा लेके हमें नई भाषा सिखाई जाएगी। जब हम थोड़ा बहुत जानने लगेंगे, उस भाषा को समझने लगेंगे, बातचीत करने लायक हो जाएंगे, तब हम डायरेक्ट मेथड में कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी विधि को। तो उससे क्या होगा, हमारा एक्विजिशन भी स्टार्ट हो जाएगा और हमारी लर्निंग भी चलेगी। तो हम बोलेंगे इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। इनडायरेक्ट लैंग्वेज पहले हमें अप्लाई करनी चाहिए, फिर डायरेक्ट लैंग्वेज एकदम नई भाषा के केस में। जैसे यहां पे मैं बता रहा हूं, फॉरेनर है, हिंदी सिखाना है, अब हिंदी को हिंदी में ही सिखाएंगे तो नहीं होगी बात, हिंदी में बातचीत के द्वारा सिखाएंगे। ये संभव नहीं है उसके लिए, तो फिर क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेटिव मेथड क्या होगा इसका, हिंदी सीखने के लिए अंग्रेजी को माध्यम बनाया जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट मेथड कहेंगे। तो मैंने आपको बताया कि ये तब होगा जबकि अगर मान लीजिए ऐसा दोनों में से चुनने की बात आएगी, तो मैंने कहा कि जो हमारी एक तरीके से अदर लैंग्वेज है जिसमें हमें नहीं पता है, उसमें जो है हमें पहले इनडायरेक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा ताकि थोड़ा बहुत हमारी जानकारी हो जाए। जब हम उसमें थोड़े बहुत जानकारी वाले हो जाएंगे, यानी कि हम उसमें समझ सकते होंगे, बोल सकते होंगे थोड़ा बहुत, तब हम उसमें डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे हमारी एक्विजिशन एंड लर्निंग दोनों बेहतर हो सकती है।
हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी, बिल्कुल। अब अप्रत्यक्ष विधि के बाद देखो क्या है, इसी तरीके से द्विभाषिक विधि। द्विभाषिक विधि क्या होती है, जिसमें दोनों भाषाओं का प्रयोग हो, है ना। अब मान लीजिए अंग्रेज ऐसा है जो कि एक दो बार इंडिया आ चुका है, तो उसको थोड़ा बहुत हिंदी समझ में आती है ना। जैसे क्लाउडिया सिएसला टाइप अंग्रेज है, अगर मान लीजिए बाइलिंगुअल मेथड, जिसको कि बार बार जो है काम के सिलसिले में या कैसे भी इंडिया आना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत उसको आती होगी पहले से हिंदी। लेकिन अब उसको जो कि बॉलीवुड में काम मिल गया, अब उसको हिंदी फिल्म करनी है, तो उसमें पूरा का पूरा डायलॉग हिंदी में बोलना है बड़ा बड़ा, और उसमें पता भी नहीं लगना चाहिए कि भाई हिंदी नहीं आती इसको। तो अब वो हिंदी सीखने जा रही है। तो ऐसी कोई एक्टर या एक्ट्रेसेस है जो कि पहले से हिंदी थोड़ा बहुत जानती है विदेशी लेकिन हिंदी जानती है, अब उनको हिंदी पूरा सीखना है, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, बाइलिंगुअल मेथड यूज कर सकते हैं कि भाई उनको थोड़ा बहुत इंग्लिश में बताते रहेंगे, बीच बीच में हिंदी में भी बताते रहेंगे, वो ग्रास्प करते रहेंगे। ठीक, तो दोनों लैंग्वेजेस चलती हैं इसमें। ठीक है, बोथ लैंग्वेजेज, टारगेट भी और टारगेट लैंग्वेज जो हमें सिखानी है वो भी, प्लस जो पहले से आती हुई भाषा है वो भी, जो नॉन लैंग्वेज है हमारी, उसका हम इस्तेमाल भी करते हैं मीडियम के रूप में। और एक हो जाता है आपका देखो अनुवाद विधि। अनुवाद विधि यानी ट्रांसलेशन मेथड। जैसे हम लोग अंग्रेजी सीख रहे थे, जब हिंदी माध्यम के विद्यार्थी थे, तो इंग्लिश सीखते समय हम लोग क्या करते थे, ट्रांसलेशन मेथड। कोई भी बात कहनी है तो उसको पहले हिंदी में सोचते थे, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे। जैसे आप लोग पढ़ते हो तो कहते हो सर इसको हिंदी में नहीं लिखवाया, वो वाला वाक्य हिंदी में लिखवा दीजिए, वो वाला इंग्लिश में लिखवा दीजिए। तो दोनों मेथड्स को यूज करते हैं। हाँ, सैंडविच मेथड साइमा कह सकते हैं इसको हम। कुछ हमने इंग्लिश में बात करी, कुछ हिंदी में। जैसे मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो एकदम सेम टू सेम बातें हिंदी और इंग्लिश दोनों में नहीं कर रहा हूँ। कुछ बातें इंग्लिश में करके निकल गया, कुछ बातें हिंदी में करके निकल गया। ठीक, और कुछ कुछ मैंने दोनों में कर दिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपके साथ बाइलिंगुअल मेथड भी यूज कर रहा हूँ, मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ, ट्रांसलेशन मेथड भी यूज कर रहा हूँ। जहां पे लिखने की बात आ रही है देखो, तो मैंने हिंदी में भी लिखा, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। लेकिन जहां पे डिस्कशन की बात आ रही है, जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ इंग्लिश में लिख के छोड़ दिया, यहाँ पे सिर्फ हिंदी में लिख के छोड़ दिया। ठीक, तो बाइलिंगुअल भी चल रहा है और साथ ही साथ ट्रांसलेशन भी चल रहा है। तो ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, जो कंटेंट डिस्कस हो रहा है वो इक्वली दोनों में होगा, इक्वली इन बोथ। ठीक है, इक्वली इन बोथ द लैंग्वेजेस, मतलब दोनों ही भाषाओं में बराबर चर्चा होगी, हर चीज दोनों भाषाओं में ट्रांसलेट करके, अनुवाद करके बताई जाएगी। तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन मेथड कहेंगे। तो एक तो ये आपको समझ आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इसके बाद व्याकरण शिक्षण के बारे में स्पेशली हम थोड़ा सा सीख लेते हैं कि व्याकरण पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि क्या मानी जाती है, और फिर स्किल्स की चर्चा कर लेते हैं। तो हमारा ये इति सिद्धम हो जाएगा, समझ में आ जाएगा पूरा। इसको मैं मिटा देता हूं। एक वाक्य में आप लिख लीजिए, व्याकरण शिक्षण के लिए, व्याकरण शिक्षण के लिए पाठ संसर्ग या समवाय उपागम सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रूप में आप लिख लीजिए, व्याकरण शिक्षण के लिए पाठ संसर्ग उपागम, या इसी को हम कह सकते हैं समवाय विधि। ठीक है, इंग्लिश में इसको आप बोल सकते हो, मतलब रिलेटेड टू लेसन, या क्या बोल सकते हैं उसको, रिलेटिव मेथड, है ना, पाठ के साथ जोड़कर समवाय विधि सर्वोत्कृष्ट होती है, सर्वोत्कृष्ट होती है। ठीक है, उनको बोल दो, कौन स्टूडेंट बोल रही है, रिया बोल रही है ना, ईरा बोल दो, ईरा जैन बोल रही है बार बार, उसको आप गाइड करो। ठीक है, सर्वोत्कृष्ट होती है। अब इसमें देखो आपको समझना क्या है, पाठ संसर्ग विधि होती क्या है, तो इसको आप समझ लो। यानी कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में शामिल पाठ पढ़ाते समय ही
ठीक है, आए हुए व्याकरणिक तत्वों की व्याख्या करना, न कि अलग से बोझिल तथा अरुचिकर प्रक्रिया द्वारा व्याकरण पढ़ाना। मतलब कि अगर हम अलग से व्याकरण पढ़ाते हैं तो वो कहीं ना कहीं बोझिल तथा अरुचिकर प्रोसेस माना जाएगा, अनइंटरेस्टिंग एंड बर्डनिंग प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए जरूरी क्या है कि भाषा के पाठ्य पुस्तक में जो शामिल पाठ हैं, कहानियां हैं, कविताएं हैं, ठीक है, जो भी कहानी कविताएं आदि हम पढ़ा रहे हैं, जो भी कहानी कविता एकांकी नाटक ये जो भी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसी को पढ़ाते पढ़ाते इन्हीं के साथ जोड़कर जो है हम बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाएं, जहां जहां व्याकरण का प्रयोग आए उसको हम बताते चलें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम जो है पाठ संसर्ग या पाठ समवाय उपागम बोलते हैं। ये सबसे बेस्ट माना जाएगा, ठीक है, इसको हम सबसे अच्छी विधि मानेंगे। ठीक हो गया सबका ये। लास्ट 10 मिनट हमारे अब आप अपने डाउट पूछ लो, क्योंकि डाउट के लिए फिर आपका रह ही जाएगा, तो एक क्लास कहीं ना कहीं डाउट सेशन भी मुझे लगानी ही पड़ेगी। मैं देखूंगा शेड्यूल क्या है, उसके मुताबिक ही लग पाएगी। तो आप अपने या तो डाउट ही पूछ लो, स्किल्स पे मैं बात फिर अगला 1 घंटा या 1.5 घंटा हम लगा लेंगे, उसमें कर लेंगे। रिफ्लेक्शनल या कोरिलेशन मेथड कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक। क्योंकि 3 बजे से मेरी क्लास है केवीएस वाले ऑनलाइन बैच में, तो ज़्यादा लंबा हम इसको ले नहीं सकते हैं आगे। और श्रुति, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जो स्किल्स ऑफ द लैंग्वेज है उसको फिर हम कहीं ना कहीं 1 घंटे की क्लास हमें और लगानी पड़ेगी, देन वी विल बी एबल टू कंप्लीट इट। एक्सटेंसिव रीडिंग बेसिकली कहते हैं, और इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग होती है जब आपको फास्ट बेसिस पे कुछ भी पढ़ना होता है, ठीक है, जैसे उपन्यास हम पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं, तो नॉवेल पढ़ते समय हम क्या करते हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं, यानी कि विस्तृत पठन करते हैं, जिसमें कि हमारा उद्देश्य बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियरेंस पे नहीं होता, बल्कि इंफॉर्मेशन या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि तेज गति से पढ़ना होता है, किसी चीज़ के बारे में एक ओवरव्यू लेना होता है, तो वहाँ पे हम एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं। और इंटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है व्हेन वी आर रीडिंग समथिंग विच इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ग्रास्प द कंसेप्ट और कंसेप्चुलाइज द कंटेंट, उसको हम इंटेंसिव या गहन पठन कहते हैं। ये आपके क्वेश्चन का आंसर था।